चलिए, तो टोटल 6 थीम था। सुन पा रहे हो सब? थोड़ा अलर्ट रहना, ठीक है। बोलने में कठिनाई है, तबियत हमारा भी बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा काम। पहले खींच लेंगे, उसके बाद काम करेंगे, ठीक है। सुन पा रहे हो? निवेदन है आपसे, अंतिम ठंड है, बच जाना। शुरुआती ठंड और अंतिम ठंड, हीरोबाजी मत दिखाना, ठीक है। कुछ लोग हाफ शर्ट पहन के बाइक पे घूम रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। अभी जो ठंड मारेगा वो लंबा खींच जाएगा, तो थोड़ा बचिएगा। बाकी ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नहीं होता है कि काम करने के लिए बोला जाएगा तो बाहर बहुत ठंडी है। अब तो खैर बीत गया, तो इंसान कितना भुलक्कड़ नहीं होता है। आज से कुछ साल बोल रहा हूँ, आज से कुछ दिन पहले जस्ट इतना ठंड था कि गर्मी इमेजिन नहीं कर पा रहे थे आप। आपको एहसास है? और आज जैसे 3-4 दिन से धूप निकल रहा है, अब आपको ठंडी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि ठंडी इमेजिन क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? और जिस समय ठंडी, तो उस समय खूब गाली दे रहे थे। तो इंसान ऐसा ही टाइप का होता है, कहीं करिएगा। समझ में आ रहा है? उसका कोई है, इंसान को कुछ भी दे दो जमता नहीं है। समझ में आ रहा है? उसको जो है रहता है ऐसा। खैर, तबियत ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल बैंक इंटरमीडिएरीज, याद ध्यान हो, क्या अलर्ट हो सब? इसमें से जो जो पेज बोलते जाऊंगा वो आप पढ़ लेना पूरा। सुन पा रहे हो? एक काम करते हैं, अंतिम से शुरुआत करते हैं। समझ में आ रहा है? 38 से। उसके पीछे लॉजिक मैंने बताया ना आपको। लॉजिक वही है कि हड़बड़ाहट और बेचैनी नहीं रहेगा। तो पहले इतना समझ लो, शुरुआत का थोड़ा समझ लो, तब अंतिम पे पहुंचेंगे। अलर्ट हो? तो जो लोग क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, कल 2 दिन, जो 3 दिन, वो वीडियो कंप्लीट कर लेना है। मैंने वीडियो पूरा कल रात में भेज दिया है आपको। कल रात में जो न्यू वाला चैनल है, कृपया उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, नोटिफिकेशन, बेल आइकॉन जो दबाना है दबाइएगा। बस वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आए तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। उस चैनल को थोड़ा ज्यादा प्रमोट कर लीजिएगा आप लोग। बाकी आते हैं, इंटरमीडिएरीज का सिंपल मीनिंग होता है मध्यस्थता। एक ऐसा संस्था जो दो लोगों के बीच में मध्यस्थ करता हो। तो बैंक क्या है? एक इंटरमीडिएरीज है, हाँ या ना? और बैंक में फिलहाल 2 टाइप बताया जाता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। अब आप कॉमन सेंस से मुझे बताइए, इसमें मैं क्या लॉजिक बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिएट मनी में था कि हाँ ये जो है तो आपको ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। अब बैंक का 2 टाइप होता है तो होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे? अगर आपको ये याद नहीं है तो आप नहीं मार्क कहिएगा, बात खत्म। फिएट मनी में कम से कम लॉजिक पता है, भूल भी जाइएगा तो कुछ तो तिगड़मबाजी लगा लीजिएगा, लेकिन यहाँ तिगड़मबाजी नहीं चलेगा। याद है? तो जैसे एग्जाम में वही होता है, केमिस्ट्री वाला। केमिस्ट्री अधिकतर किसी को बोरिंग लगने लगता है, कि उसको फिजिक्स वाला लॉजिक लगने लगता है, तो मैथ में मजा आ जाता है। केमिस्ट्री में अगर नहीं याद है फॉर्मूला, मान लीजिए सूर्य का फॉर्मूला पूछा, नहीं याद है तो जाइए हवा खाने जाइए, उसमें क्या लगेगा? एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैथ में कुछ नहीं है तो एक काम तो कर ही सकते हैं, माना कि नंबर बराबर एक्स। आप समझ पा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो सर वही ये वाला है, ये टॉपिक। और कमाल की बात है, यहां से क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि आपको अपने आप पे पछतावा होगा कि देख लिए रहते। और लगा रहता है कि हमको आ रहा है। जैसे क्या पूछता है बता देते हैं, एसबीआई का निर्माण कब हुआ? यूपीएससी का दिमाग घूम जाता है, तो क्रोनोलॉजी पूछता है। एसबीआई, आरबीआई दे देगा और बताएगा कि इसमें से कौन पहले बना था, कौन बाद में बना था, कौन पहले राष्ट्रीयकृत हुआ, कौन बाद में राष्ट्रीयकृत हुआ। अब ये चक्कर में क्या होता है, पता तो अब है, लेकिन ट्रिक लगाने में मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जहां जहां ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, किसी एक को याद रखो बस, कि आरबीआई का निर्माण मान लो लेट से अगर 1955 हुआ। एक बात बता रहा हूं, अभी डेट वेट बाद में देखेंगे। तो आप एक रिदम को पकड़ो और उसी रिदम को सबको कनेक्ट करो, क्योंकि सबको याद करोगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद पहला बात, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अनौपचारिक क्या है? वही जो माता पिता और ये सब रिलेटिव लोग हैं। तो जब हम पैसा किसी अपने रिश्तेदार या किसी और लोगों से लेते हैं तो क्या हो गया? अनौपचारिक हो गया। अरे पहले वही जमींदार से पैसा लेना, अपने दोस्त से लेना और किसी से लेना, इसीलिए तो सबसे ज्यादा काम होता था। और कांड ऐसा होता था कि ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, तू भी गुलाम, बेटा भी गुलाम, मतलब पोता पर पोता, छरनाना सब गुलाम। आप समझ पा रहे हैं? तो लॉजिक क्या है कि आने वाले समय में बैंक का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गया कि जो आदमी है, हम उससे पैसा ना लेकर बैंक से ले। कम से कम बैंक वाला हर दिन आके बोल के तो नहीं जाएगा भाई एक ही महीना में एक ही बार आएगा। तो मुझे बताइए, फॉर्मल ज्यादा बेटर है कि इनफॉर्मल? तो आजकल वैसे भी ज्यादातर लोग इनफॉर्मली पैसा लेना नहीं चाहते हैं। समझ में आ रहा है? उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि पैसा देंगे आप, ब्याज भी चुकेगा, उसके बावजूद भी एहसान आपको बार बार याद करेंगे। याद बा एडमिशन कराओगे रहे, हम दे ले रहे हैं, आप समझ में आ रहे हो? बार बार याद भी दिलाएगा, जो कि आप उसका हिसाब किताब चुकता कर चुके हैं। तो बैंक ये सब करता नहीं है। बैंक का सीधा आपको पैसा दिए, जितना ब्याज है दीजिए, मस्त रहिए। कुछ बुझा रहा है? तो आज इनफॉर्मल में ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे चलता है। बैंक और आरबीआई का यही है कि कम से कम वो चीज ना चले, क्योंकि वो बहुत गुलामी प्रथा की तरफ ले जाता है। क्लियर है? बस। तो बैंक, एक शब्द याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट।
अब ये जो आपको दिख रहा है टेबल, इसी टेबल में सारा कहानी है और इसी टेबल के अंदर पूरा पीडीएफ खत्म हो जाएगा। तो क्या है, देखने में तो आसान लग ही रहा है, आसान है भी, लेकिन थोड़ा याद रखना है आपको, क्योंकि ये बड़ा वो वाला टॉपिक है। लगता है आसान, जब क्वेश्चन आता है तो लगने लगता है कि जा गए गए गए। तो पहले देख लीजिए फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या क्या है, इधर ध्यान से समझना। दो आदमी के बीच में, मैंने बोला फाइनेंशियल इंटरमीडिएट एक बैंक तो है, लेकिन वो भी तो है जो नॉन बैंक वाला है, चाहे पेटीएम हो गया, चाहे और भी हो गया, तो भी तो वही काम कर रहा है, चाहे एलआईसी हो गया। लॉजिक बस ये है, मध्यस्थ करने वाला कौन कौन है। तो मध्यस्थ करने वाला, क्या आप लोग सुन पा रहे हो? थोड़ा जोर से एक बार बोलोगे यस और नो? तो सर अगर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट एक बैंक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? नॉन बैंक। नॉन बैंक के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे आपका एआईएफआई के अंदर इक्जिम आ गया, नबार्ड आ गया, एनएचबी, सिडबी, ये सब आप सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो हम बता देंगे। एनबीएफसी, एनबीएफसी में आ गया आपका कौन कौन? प्राइमरी डीलर, जैसे एलआईसी, टाटा म्यूचुअल फंड दिख रहा है आपको, इंश्योरेंस दिख रहा है, पेंशन दिख रहा है, मुद्रा लोन, ये सारा कुछ। तो ये सभी तो एक मध्यस्थता ही कर रहा है कि आपका पैसा लेकर या आपको पैसा देकर उसके बदले ब्याज लेकर बिजनेस क्रिएट करवा रहा है। क्या सुन पा रहे हैं? तो आपको इस सेक्शन के लिए ये टेबल बना के रख लेना है, क्योंकि ये सेक्शन बैंक वाला, इसी टेबल पे पूरा पीडीएफ खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए जिस तरीके से इसके पहले वाले पीडीएफ में 86 पेज नंबर इंपॉर्टेंट था, वैसे ही इस पीडीएफ के लिए ये आपके लिए सबसे ज्यादा काम का है, क्योंकि अब हम इसके बाद जो भी पढ़ाना शुरुआत करेंगे ना, उसके बाद हम यही हिसाब से पढ़ाना शुरुआत करेंगे। तो दो टाइप हो गए, एक हो गया बैंक, एक हो गया कौन सा? नॉन बैंक। बोल लेना, बैंक के अंदर बहुत सारे होते हैं, एक होते हैं कॉमर्शियल बैंक, उसके बाद है कोऑपरेटिव बैंक। ये जो COOP बोले कोऑपरेटिव बैंक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब उसके नीचे आएंगे तो कमर्शियल बैंक के अंदर भी बहुत सारे बैंक होते हैं। एक हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक, अरे गवर्नमेंट बैंक भी तो होता है, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, तीसरा है फॉरेन बैंक। क्या सुन पा रहे हो? कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक ये अपने हिसाब से उसको रहने दीजिए, उसके आगे डिटेल में आगे देखेंगे। दूसरा, अब इसी के अंदर एक और बैंक है और वो है डिफरेंशियल बैंक, देख पा रहे हैं? और डिफरेंशियल बैंक के अंदर दो टाइप के हैं, एक है रीजनल रूरल बैंक, एक है लोकल एरिया बैंक। कुछ समझ में आ रहा है? और उसी के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक, और फिर उसी तरह से पेमेंट बैंक, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा पार्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, जरा यहाँ ध्यान दे लेना, यही टेबल पूरा आपको जो है मार्क्स देगा। पेमेंट बैंक कैनॉट गिव लोन और क्रेडिट कार्ड। जैसे पेटीएम है, आप लोग को लोन देता होगा, हो सकता है आप लिए भी होंगे, लेकिन पेटीएम लोन नहीं देता है, वो किसी थर्ड पार्टी को पकड़ता है। मतलब पेटीएम ने एसबीआई को पकड़ा और एसबीआई ने पैसा दिया है, बस बीच में मध्यस्थता कौन कर रहा है? पेटीएम। फिर से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि क्या पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या जो भी पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, क्या ये लोग के पास ऐसा आदत, मतलब सॉरी, ऐसा क्या ये लोग के पास कुछ नियम है कि ये लोग लोन दे सकता है? नहीं, ये लोग लोन आपको नहीं दे सकता, इनके पास औकात नहीं, आरबीआई ने इनको अलाउ भी नहीं किया है। तो जो लोन ये लोग देते हैं, जैसे आप अलग अलग ऐप पे आपको पैसा मिल जाता है, तो मिल जाता है ना, बहुत सारा ऐप है, क्रेडिट भी वगैरह आप ले लेते हैं, उनको वो बोला नहीं गया है देने के लिए, उनके पास औकात भी नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी को पकड़ेंगे और थर्ड पार्टी के पैसे को आप तक पहुंचा दिया और बीच में अपना मार्जिन कुछ कमा लिया। अरे कुछ बुझा रहे हैं? यानी कि पेटीएम ने किया कि एचडीएफसी का पकड़ा, इसीलिए अगर क्रेडिट कार्ड भी मान लीजिए आपको दे रहा है पेटीएम, तो उस पर लिखा रहेगा एचडीएफसी बैंक पेटीएम क्रेडिट कार्ड, तो पेटीएम का नहीं है, पेटीएम बस उसमें क्या है? मध्यस्थता कर रहा है। आप कोलैटरल उसमें आप लोग से पूरा चीज मांग लेता है, जैसे आजकल नहीं आता है। आजकल तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ऐप वाला सब प्रचार क्या करता है कि ये नो कोलैटरल फी, नो डॉक्यूमेंट, नथिंग, 1 मिनट में लोन पास। आजकल वही, अरे भाई तो उसमें कोलैटरल क्या मांगता है? कोलैटरल में वो ज्यादातर बैंक स्टेटमेंट मांगेगा कि आपका बैंक स्टेटमेंट का कैसा चल रहा है, या ज्यादातर आपका सिविल स्कोर देखेगा कि कैसा है। उसके बाद आपका ये देखेगा कि आप सैलरीड पर्सन है कि बिजनेस पर्सन है, तो जीएसटी नंबर डालिए। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, वो आपके किस बेसिस पे पैसा देता है? जिस बेसिस पे देता है उसमें सिविल स्कोर महत्वपूर्ण है। वैसे ही पेमेंट बैंक भी ज्यादातर आपको जो पैसा देता है वो आपके सिविल स्कोर पे देता है, कि आप मान लो पहले लोन लिए तो कैसे चुकाए, उस बेसिस पे आपको मिल जाता है। कुछ लोग को 1-1 मिनट में अलग अलग ऐप से बहुत बढ़िया बढ़िया रुपए मिल जाते हैं, समझ में आ रहा है? और कुछ लोग को, बहुत लोग को पैसा ही नहीं मिलता है, और कुछ लोग को जो धड़ाधड़ है 1.5 लाख 2 लाख 1-1 मिनट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं कि इतना सारा ऐप से पैसा ले लिए हैं कि उनको पता नहीं केने दे केने नहीं दे। 5 तारीख को कह रहे हैं कि इसका कटने वाला है, पहले 5 तारीख को कहीं और का कट गया, 7 को फिर कहीं और का कट गया। अब एक आदमी जो है वो लोन लिया था, तो लोन लेके चुका भी दिया उसको, तो बोला कि कितना रुपए लोन है? 30,000 लिया, बोला कि ठीक है 30,000 का ब्याज 32,000 चुका दिया ये। और चुकाने के बाद फिर फोन आ रहा है कि अभी जो आपको 9,000 और भेजना पड़ेगा।
आप समझ पा रहे हैं? तो कह रहा 9,000 कथी का सब दे दिए इंटरेस्ट, अब क्या तो नहीं चुकाना पड़ेगा आपको, ये तो केस करेंगे, बस केस उस हो गया। अब होता क्या है, केस पेंडिंग में रह गया, अब वो आदमी डेली इसको कॉल करके 100 गाली देता है। अब हर दिन ये नियम चल गया, अलग अलग नंबर से फोन करता है, गाली देता है। तो कभी कभी जो सिस्टम है, सुबह में जय माता दी करते, तो सुबह फोन करके गाली देता है। हम भी समझते कितना बेरोजगार हो गए कि हद हिसाब नहीं है, बट बहुत सारे लोग ऐसा भी है। इसलिए हर ऐप से पैसा मत ले लीजिएगा, जो मैं जहां देखा वहीं से पैसा उठा के निकल गए। तो सर वापस देखो जरा, मुझे बताओ इधर का जो अगर हम छांट लेते हैं ये वाला पूरा, तो ये आपका कॉमर्शियल बैंक के सेक्टर में लगभग पूरा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोऑपरेटिव बैंक एक अलग है। और मैंने बोला क्या लोन दे सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह? नहीं दे सकता है। पेमेंट बैंक भी नहीं दे सकता है। आप देखो इसमें एक शब्द है रीजनल रूरल बैंक। अब जैसे कुछ बैंक होता है जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही होता है, वो नेशनल लेवल पर नहीं जा पाएगा। मेरे पास समझ में आ रहा है? बहुत सारे बैंक हो, जैसे ग्रामीण बैंक मान लो, तो ग्रामीण बैंक का ऐसा नहीं है कि पूरा जाकर दिल्ली में अपना ब्रांच खोल देगा। उसका मकसद ये है कि उस एरिया में खोलेगा जहां पे वो गरीब और रूरल और बैकग्राउंड वाला एरिया हो। समझ में आ रहा है? दूसरा लोकल एरिया बैंक। ये मनमोहन सिंह ने लोकल एरिया बैंक में कुछ स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में बंद हो गया। लेकिन उन्होंने बोला कि हर राज्य में जो 3 जिले को कनेक्ट करता हो वहीं पे बैंक खोला जा सकता है। मतलब 3 जिला कनेक्ट करके एक बैंक। फिर वहां अगर 3 जिले के आसपास सब सटा हुआ जिला है तो वहां नहीं खोलना है, फिर कुछ ऐसे जगह खोलना है जहां थोड़ा दूर हो और 3 जिला कनेक्ट करता हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लोकल एरिया बैंक और रीजनल एरिया बैंक इस तरह से काम करते हैं। बाकी उसके बाद जितना कुछ चलेगा हम देखेंगे। तो 1 बाय 1 पहले क्या देखेंगे? पहले तो हम देख लेंगे इस शक्ति चाचा को। तो पहले आरबीआई देख लेंगे पूरा। आरबीआई के बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक, और सीधा होते होते हम आगे तक पहुंच जाएंगे। कुछ क्लियर है? तो इसमें थ्योरेटिकली ज्यादा है, मैंने बोला, इसलिए आप अपने कॉपी में कृपया कर सिर्फ ये बना लीजिएगा ना, तो आपका यहां से बहुत क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ज्यादा। और इसी टेबल में पूरे टॉपिक को आप समेट सकते हैं आराम से। जैसे मान लो आपने तो कॉपी पे लिखा, तो आप क्या लिख दोगे? मैंने आगे डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि चलो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। तो उसका नियम है कि चलो 5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, प्लस आप इतना लोगों तक जाना चाहिए। तो आप उसी में अपना छोटा सा नोट्स बनाकर लिख सकते हो। तो मतलब इस टेबल के माध्यम से पूरा आप अपना पेज कवर अप कर सकते हो। और यहां से क्वेश्चन लगभग 3 से 4 आपको मिलेगा। मैंने बार बार बोला यूपीएससी के अंदर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए दिमाग में रख लीजिएगा कि बहुत आसान भी रहता है और फायदा रहता है, उसका फायदा उठा लेना है आपको। तो इस टेबल के माध्यम से पूरा चार्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी आसान हो जाएगा काम आपके लिए। ठीक है? अब यहां पर जैसे देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शुरुआत यहां से हो रहा है। सुन पा रहे हो? देखो मैं इसमें कितना भी समझा दूंगा, बोल दूंगा ना, उसके बावजूद भी आपको रीड करना पड़ेगा ही पड़ेगा इस वाले टॉपिक में। फिएट मनी में मैं आपको कभी नहीं बोला कि फिएट मनी जाके पढ़ लेना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पूरा टेक्निकल टर्म आपको पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता। यहां पे मैं बताऊंगा तो मेरा जितना भी ये बताएंगे वो याद रहेगा, लेकिन आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक फिर भूल जाएंगे। तो आरबीआई का पूरा इतिहास आपके सामने है कि क्या है क्या नहीं है। आपको इसमें सब कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना कुछ बातें याद रखनी है। मैं आपको 1 सेकंड दे रहा हूं, आप इसमें से जरा पढ़ना, और काम की चीज कुछ निकाल सकते हो तो जरा निकालना खुद से कि क्या निकाल सकते हो। मतलब आप अपने नोट्स बना रहे हो, आपने पेज पढ़ा और इस पेज में से बहुत कम पॉइंट निकालना है जो जरूरी हो, तो क्या क्या निकाला जा सकता है खुद से सोच के जरा बताओ। और करना तेजी में, क्योंकि आज ये निपटा ही लेंगे हम लोग। तो इसमें कमाल का बात यह है कि आरबीआई, अब इसका इतिहास आपको पहले का पता है कि नहीं पता, उससे ज्यादा मतलब नहीं है, ध्यान रखना। इसमें आपको बस ध्यान में ही रखना है कि देखो शुरुआत में पहले जो अंग्रेज जब था तो उस समय वो लोग बैंक रखा हुआ था, लेकिन यूएसए के हिसाब से वो लोग अपना मैनेजमेंट करता था और उसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी थे। लेकिन जब यूएसए में ग्लोबल क्राइसिस आया उस पहले भी, तो ब्रिटिश को लगा कि यहां पे एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो सबको कंट्रोल करे। तो इसने आरबीआई का प्रस्ताव रखा, नाम आरबीआई रखा नहीं लेकिन प्रस्ताव रखा आरबीआई का, ध्यान से समझना।
तो ये जो पूरा का पूरा है, पहले सब CRR SLI सब कुछ होता भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं होता था। इसमें जो काम का चीज आपके लिए वो ये है कि सर 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज इनेक्टेड। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्ट बना था 1934 में, लेकिन आरबीआई स्टार्ट हुआ 1935 में। कुछ समझ में आ रहा है? अब ये कुछ लोग कॉमन सेंस का बात है कि जब एक्ट बन जाएगा उसी समय सारा काम तो नहीं होगा, फिर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्टाफ को रिक्रूट करना पड़ेगा, कैसे क्या सारा कुछ। तो 1934 में एक्ट बना जिसके तहत आरबीआई बना। ये बार बार क्वेश्चन आता है, मैं बता देता हूं। और 1935 में जाकर वहां से काम शुरुआत हुआ। तो 1934 में क्या लिखोगे कि एक्ट जो है इनएक्ट हुआ, स्थापना किया गया। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, हर एग्जाम में। तो यूपीएससी भी इसको काहे छोड़ेगा, क्योंकि जरूरी भी है। तो कुछ डेट आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें से एक डेट आपको आरबीआई का इनएक्टेड याद रखना है, 1934 में इनएक्ट हुआ। ये डेट बहुत जरूरी है। 1935 में इसका ऑपरेशन शुरू हो गया, मतलब कामकाज जो यहां से शुरू हो गया। और उसके बाद गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जो बने थे, याद रखिएगा ये तब की बात है जब हम गुलाम थे। और क्वेश्चन बार बार पूछता है ये वाला, लास्ट वाला, पहले ऐसे इंडियन गवर्नर आजाद भारत के वो थे सीडी देशमुख, चितरंजन राज देशमुख। जब समझ में आ रही बात, तो लॉजिक क्या है कि भारत जब आजाद हुआ तो पहला इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन बने? सीडी देशमुख बने। समझ में आ रहा है? और सर इसमें इन्होंने सीडी देशमुख का बड़ा योगदान था। उस समय सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे जब वो गुलाम था देश। तो आपको गुलाम वाला याद नहीं रखना है, कम से कम आजाद वाला याद रखना है कि भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन हुए आजादी के बाद? सीडी देशमुख। तो ये एक आपका ये काम का है, 1934 काम का, 1935 काम का है। अब 1929 में मान लो अमेरिका में बहुत ज्यादा हुआ, इसके कारण ही 1934 में ब्रिटिशर्स ने आरबीआई एक्ट पास कर कर बनाना शुरू कर दिया। अगर ग्लोबल क्राइसिस नहीं आया रहता यूएसए में, और इसी महामंदी के चक्कर में भी तो मैंने बोला था आपको कि बिटकॉइन वगैरह भी सारा कांड होना शुरू हुआ। तो लॉजिक है कि बहुत बड़ा वो चेंजेस था। दूसरा, इसके अलावा और इसमें कुछ कमीशन है, हिल्टन यंग कमीशन, फिर फलना डिगाना, ये सब याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो बस आपको दिमाग रखना है, क्योंकि कभी कभी भी पूछ लेता है कि आरबीआई एक्ट को कौन से कमीशन ने बोल दिया था कभी कभार। तो वो आपको अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हिल्टन यंग कमीशन याद रखिएगा। एक इसमें नाम है ऑब्सबॉर्न स्मिथ, कहीं दिख रहा होगा, है ना, ऑब्सबॉर्न स्मिथ। तो सर इसमें इनका बड़ा योगदान है, क्योंकि फर्स्ट गवर्नर सर आरबीआई यही बने थे। तो मतलब जब आरबीआई एक्ट हुआ तो इनका नाम याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो स्टीव स्मिथ के नाम पे याद रख लीजिएगा, बात खत्म। ठीक है, वो तो याद रह ही जाएगा। अब आते हैं 1934 से, पूरा क्रोनोलॉजी चल रहा है सिस्टम। तो सिस्टम अगर पूरा चल रहा है तो ध्यान से देखोगे तो अपन 1943 तक कुछ नहीं किए, और उसके बाद आजाद हुए जब 1948 में, 48 में आजाद हुए, 47 में। तो जब आजाद हुए तो पहले जो सीडी देशमुख बन रहे हैं, उसके बाद का कारवां फिर अब दूसरा चल रहा है, क्योंकि अब हम आजाद हो चुके हैं। आजाद होने से पहले आरबीआई में सबसे ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टर था। ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा कौन से थे? प्राइवेट इन्वेस्टर, वो भी यूरोपियन वाले। अब जैसे हम आजाद हुए तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था जवाहरलाल नेहरू के लिए, और इसलिए जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे ऊपर में बोल भी रहे हैं कुछ बात, जरा ध्यान से देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, ये वाला, बट प्राइवेट प्लेयर्स आर माय मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, आई कांट गिव टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ध्यान से समझना, आई विल फिक्स इट, आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट 1948। यानी कि प्राइवेट प्लेयर इतना ज्यादा था आरबीआई के अंदर, ध्यान से समझना कि आरबीआई, देखो गवर्नमेंट बोला इधर कि हम जो बोले वही करो, आरबीआई बोल रहा है हमारे में पैसा जो लगाया वो प्राइवेट वाला लगाया है, तुम्हारा बात कैसे मानेंगे हम? क्या समझ में आ रहा है? तो आरबीआई बोला, तो गवर्नमेंट बोला अच्छा रुक। तो उन्होंने एक एक्ट बनाया और बोला कि आरबीआई ट्रांसफर एक्ट 1948 के तहत अब आरबीआई पूरा का पूरा वही ऑर्डर फॉलो करेगा जो गवर्नमेंट बोलेगा। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे तो सर वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर लोग पैसा लगाया था वो क्या हुआ? आरबीआई ने या तो गवर्नमेंट या तो उसको पैसा दिया होगा या कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी तो सर अपने गवर्नमेंट, आपका प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने अपने नाम ले लिया तो कुछ ना कुछ तो आपको पैसा दिया होगा, कुछ ना कुछ तो समाधान किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती किया और आपसे ले लिया। तो सर इसका इतिहास में कहीं से कोई जिक्र नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा कि वो जो प्राइवेट प्लेयर थे उनका हुआ क्या। इसलिए आपको बस इतना याद रखना है, जो भी हुआ नहीं हुआ, हमको याद रखना है आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत आरबीआई पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया कि प्राइवेट कंट्रोल में आ गया? गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। और हमारे लिए क्या कहते, हाँ उससे पहले वो प्राइवेट ही सेक्टर काम करता था, सारे प्राइवेट इन्वेस्टर ही थे, गवर्नमेंट का उस पर कोई रोल नहीं था। तो ब्रिटिशर्स भी थे, तो ब्रिटिशर्स के सारे प्राइवेट जितने भी इन्वेस्टर्स वो लोग उसमें इन्वेस्ट किए हुए थे। तो 1948 जो है हमारे लिए बड़ा काम का चीज है, क्योंकि ये ऑनरशिप एक्ट है, और ऑनरशिप एक्ट मतलब है कि अब आरबीआई किसके तहत काम करेगा, गवर्नमेंट में कि प्राइवेट में? गवर्नमेंट में। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज आया। तो 1948 से 49 जरा देखिए,
ऑल प्राइवेट इन्वेस्टर शेयर ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ समझ में आ रहा है? सारे प्राइवेट ने बोला ले जाओ, अंडर दी आरबीआई ट्रांसफर ऑनरशिप एक्ट 1948, देयरफॉर आरबीआई गवर्नर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो अब आरबीआई गवर्नर किसका जवाब देगी? पार्लियामेंट का कि प्राइवेट वाले का? पार्लियामेंट का। हैज टू पे डिविडेंड टू गवर्नमेंट फ्रॉम प्रॉफिट। और उसके बाद से बोला गया कि आरबीआई गवर्नर जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, ध्यान से समझना, वो जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो प्रॉफिट उसको सरकार को देना पड़ेगा कि प्राइवेट इन्वेस्टर को? सरकार को। तो अब आरबीआई एक्ट 1948 के तहत पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गया। और किसके कंट्रोल में आ गया? गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। लेकिन 1949 में फिर आप आइए तो दो चीज हुआ। क्या बोला? यहां पे क्या बोल रहे हैं कि आई विल इंक्रीज योर पावर, और वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बना दिया गया। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं तुमको जो है और ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और ताकतवर बनाऊंगा उसके बाद फिर काम होगा। तो गवर्नमेंट ने आरबीआई को लगभग बहुत सारा पावर दे दिया। उसमें क्या कह दिया? तो पहला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब बन रहा है? 1949 में। लेकिन ऑनरशिप एक्ट कब बना? 1948 में। और इसलिए इस पे बहुत बड़ा क्रोनोलॉजी पूछ लेता है बार बार। भाई आप रेगुलेशन कब बनाओगे? जब आपका अपना हो जाएगा तब। आपका अपना है ही नहीं और आपने रेगुलेशन जारी कर दिएगा, तू ऐसा कर, तू ऐसे कर। मतलब शादी हुआ नहीं, आपने बोल दिया तू ऐसा ड्रेस पहन, तू ऐसा पहन, तू ऐसा कर, वैसा कर। लड़का लड़की दोनों पे अप्लाई है। तो भाई शादी होगा उसके बाद कुछ रेगुलेशन, नियम कानून बनाओगे ना। तो सिंपल है कि आरबीआई ने सिंपल क्या बोला कि बॉस एक ही तरीका है कि अब तुम्हारा जो है पावर हुआ ना, गवर्नमेंट ने बोला कि पावर बढ़ाएंगे, और उसके तहत रेगुलेशन कुछ जारी किया जिसमें आरबीआई को पावर दिया गया, गिव लाइसेंस टू द कंपनी टू ओपन बैंक। आरबीआई को हक दिया गया कि तुम अब लाइसेंस दो सबको, सारे बैंकों को। समझ में आ रहा है? मतलब आरबीआई चाहे तो एसबीआई को लाइसेंस देगी, चाहे नहीं देगी। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इससे पहले किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के हाथ में। और अब आरबीआई चाहे तो देगी, नहीं तो नहीं देगी। दूसरा बोला गया गिव परमिशन बैंक टू ओपन न्यू ब्रांचेस, बैंक को परमिशन दो कि अपना न्यू ब्रांच अलग अलग जगह पे ओपन करे। तीसरा प्रिस्क्राइब ऑडिटिंग नॉर्म्स, लिक्विडिटी नॉर्म्स फॉर बैंक सच एज एसएलआर। आपको समझ में आ रहा है ये? अगर ये एसएलआर, लिक्विडिटी ऐसा पता नहीं रहता तो बस वही दिमाग खराब होता है। आगे बोला कि भाई तुम दे रहे हो तो उसको कुछ नियम कानून भी लगाओ कि इतना रखना है, इतना करना है। चौथा क्या है? प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स, फोर्स एलिमिनेशन मर्जर ऑफ वीक बैंक। बोला क्या? जो बैंक कमजोर है सबको मिलाओ, और जो डिपोजिटर है उनको उनको प्रोटेक्ट करो कि उनको इस बात का सुविधा ना रहे कि क्या होगा, भाग जाएगा ये सारा कुछ। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई की। किसने पावर दिया? गवर्नमेंट ने दिया। नीचे आइए, रिलेटेड टॉपिक और भी है, बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2020, ये सब आगे आएगा। उसके बावजूद भी बहुत सारा बैंक में इशू होता है, बैड लोन हो जाता है। बैड लोन नहीं समझते हैं, पैसा दिया लेके भाग गया, एनपीए भी बोल देते हैं, नॉट जो आपका उससे मतलब नॉट प्रॉफिट जो एसेट है, तो वो सब बहुत सारा कांड हो जाता है। तो लॉजिक क्या है आपको याद रखना है इसमें से, पूरा पेज में से अगर देखोगे हम बात करें तो इस पूरे पेज में काम का क्या है? पहला, आरबीआई कब बन रहा है? 1934 में। ध्यान समझना, 1934 में एक्ट उसका क्या हुआ? इनैक्ट हुआ। और काम कब से शुरू हो रहा है? 1935 में। कुछ समझ में आया? अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो भारत के पहले जो गवर्नर बने आरबीआई के, कौन है? सीडी देशमुख, आजादी के बाद। और उसके बाद फिर उसके आगे नीचे आए तो 1948 में आपको एक एक्ट मिल जाएगा, आरबीआई ऑनरशिप एक्ट दिख रहा है। और उसके बाद 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत आरबीआई को और मजबूत बना दिया गया। तो ये 2 से 3 पेज का समरी आपके दिमाग में आ चुका है। अगर आप रीड कर लेंगे तब भी काम हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, ये देखो, विच वॉज द अर्लीस्ट इवेंट टू टेक प्लेस, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। हालांकि ये क्वेश्चन अभी और आगे पढ़ाऊंगा तब बन जाएगा, लेकिन इसमें से क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा चीज पहले हुआ है? समझ में आ रहा है? तो पहला है कि नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, अभी बताया नहीं, आगे आपको मिल जाएगा, मिलने के बाद आपको आसान लग जाएगा। दूसरा है कि नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा है इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो कम से कम इन 4 में से अगर एक भी पता हो तो आसान है बनाना, अगर एक भी ना पता हो तो फिर क्या करोगे? तो इतना तो पता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है कब आया? 1949। क्या आया? 1949। तो एक अगर याद है, फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो अगर एक भी याद है तो उससे कुछ करेक्शन बना सकते हैं, इसलिए 1-2 बेस मार के चलना है, और बाकी जब आएगा डिटेल में तो इसलिए मैंने बोला कि इसमें थोड़ा आपको रीड करना और इसका शॉर्ट नोट्स बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? तो थोड़े दिमाग में रखना है। अब उसमें तहत आरबीआई का जो है सेंट्रल बोर्ड कुछ कंपोजिशन हुआ, जिसमें बहुत सारे नाम बोला गया कि क्या क्या रहेगा। तो आरबीआई में बोला गया कि कुछ ऑफिशियल डायरेक्टर रहेंगे, जिसमें आरबीआई गवर्नर खुद रहेगा और 4 डिप्टी गवर्नर मैक्सिमम हो सकता है।
कितने हो सकते हैं? 4। उधर आइए नॉन ऑफिशियल में, तो गवर्नमेंट के कुछ लोग होंगे उसमें। तो गवर्नमेंट में होंगे 2 गवर्नमेंट होगा, 10 डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट और 4 डायरेक्टर फ्रॉम आरबीआई लोकल बोर्ड वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ के होंगे। तो कुल मिलाकर इधर होगा कितना हो गए? 16 ना, और इधर कितना हो गए? 5। तो लॉजिक क्या है? आरबीआई के अंदर ऑफिशियल डायरेक्टर जो होगा वो 5 लगभग होगा, एक आरबीआई गवर्नर, उसके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर, और बाकी ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो दिमाग में रख लीजिएगा। मैंने सोचू कि लिखना पड़ता है तो याद रह जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो कुछ अपना गोल गोल घुमा लीजिएगा। बाकी है आरबीआई गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर, दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें सबके कार्यकाल दिख रहा है। अब इसमें मैं क्या ही पढ़ाऊंगा, क्या बताऊंगा, कितना बताऊंगा? तो पॉइंट ये है कि आपको रीड थोड़ा पार्ट करते जाना है, छोटा चीज बताएंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे, इसलिए आपके पास पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दिया है, आप उसको पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। समझ में आ रहा है? दे आर सेलेक्टेड बाय, पहला बात कि कौन सेलेक्ट करता है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी है जो उन लोगों को सेलेक्ट करता है, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट कैबिनेट सेक्रेटरी भैया काम का होता है, और मतलब आपको पहले ही बताया कि मजा तो उसी में है, तो पूरा जो है चला रहा होता है, वही चला रहा होता है। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है चाहे नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे वो एक पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गवर्नर का कितना दिन का कार्यकाल है, डिप्टी गवर्नर का कितना दिन कार्यकाल है। तो गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर टेन्योर यूजुअली 3 इयर्स के लिए होता है, हमेशा नहीं, लेकिन इसमें मैंने पहले भी बता चुका हूं कि रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। जैसे शक्तिकांत दास ये 3 साल पूरा पहले ही कर चुके हैं, उसके बावजूद भी पूरा करने के बाद इनको वापस से रीअपॉइंट किया गया, जो कि लगभग दिसंबर 2024 तक रहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो लॉजिक है कि रीअपॉइंटमेंट जो है पॉसिबल है, और बाकी यहाँ पे 2018 में ये चीज लिखा हुआ है, आपको समझ लेना है, तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, कार्यकाल जो है 3 इयर्स के लिए होता है, उसके बाद रीअपॉइंटमेंट उस आदमी का पॉसिबल है कि रीअपॉइंटमेंट के बाद। देखो उसमें एक बात मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, पिछली थी मैंने बोला था कि जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है उन लोग का रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, लेकिन आरबीआई का जो है उसका रीअपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट वाले में एक बार जो बन गया सो बन गया, उसका भाई उसका रीअपॉइंटमेंट होगा, वो खा जाएगा पूरा आरबीआई को। समझ में आ रहा है? इसीलिए ध्यान में उस तरह से मतलब मैं ये बोल इसलिए रहा हूं कि याद रहे आपको कि राजनीति में एक ही आदमी को एक ही डिपार्टमेंट बार बार अगर दिया जा रहा है तो पूरा खा जाएगा, वो पशुपालन मंत्रालय पूरा लेकर डूब जाएगा। क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में होता ही है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी उसमें नहीं, अब जाएंगे, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में चाहे हर जगह, उसका बात पॉलिटी में कर लेंगे। बाकी अभी यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। तो आरबीआई ऑफिशियल वाला काम याद रखिएगा, टेन्योर 3 साल तक होता है। ये जरा देखिए आरबीआई का फंक्शन दिख रहा है आपको, सिर्फ एक पेज में सारा का सारा फंक्शन डिसाइडेड है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, क्या बोला था कि आरबीआई के अंदर सारा कुछ कंट्रोल में है, सिवाय एक या 2 चीज को। मैंने कल भी बताया था कि आरबीआई सारा कुछ करता है, गवर्नमेंट एक ही 2 काम करता है, बाकी सारा काम आरबीआई करता है। तो गवर्नमेंट कौन सा काम करता है? मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, बहुत आसानी से बोला था कि सर ये वो तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मैंने बोला था कि आरबीआई सारा कुछ नियम वम बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, वही करेगा, सब वही सारा काम धाम वही करेगा, लेकिन 1-2 काम ऐसा है जो आरबीआई नहीं करेगा, वो काम सिर्फ गवर्नमेंट। मैंने बताया है, मैं बोल देना, आपको याद होगा, भूल भी रहे। तो सर अगर याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो इसमें फिर वापस से दोहरा दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद यही करके चल रहा हूं कि भैया पढ़ के रख लेना, नहीं तो सर कभी भी इकोनॉमिक्स जो है उसके बाद पढ़ले नहीं पड़ी, इसलिए मैं बोला इकोनॉमिक्स का क्लास लगातार कर लेना, फायदा में रहोगे, नहीं तो इकोनॉमिक्स ऐसे ही अधूरा रह जाएगा, और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछ लेता है। तो थोड़ा आपसे निवेदन है कि जाकर रिवीजन करते रहिए। इसमें देखो पहला चीज, एक क्वेश्चन भी बनवाया था जिसमें एक वर्ड मैंने बोला था सीएजी, याद होगा अगर तो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोला था उसमें, है ना। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि सीएजी को इतना फुर्सत है नहीं कि वो आरबीआई को जाकर ये करेगा वो करेगा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कुछ चीजें होती हैं, पेमेंट बैंक बनाना है, नया ब्रांच खोलना है, ये सब आरबीआई के अंदर पावर है। आरबीआई जिसको अलाउ करेगा उसको हो पाएगा, अगर आरबीआई मना कर दिया कि नहीं ब्रांच नहीं खोल सकते तो नहीं खोलिएगा। तो इस तरीके का पावर इसमें फंक्शन आरबीआई का एक बार देख लीजिए। पहला है, ध्यान से देखिएगा तो उसमें पहला चीज मिलेगा, आरबीआई को क्या हम रेगुलेटर बोल सकते हैं? यस। क्या आरबीआई को हम मनी सप्लाई के लिए भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। अरे भैया मनी सप्लाई आरबीआई तो कंट्रोल करता है, सीआरआर ऊपर नीचे बढ़ा घटा के, रेपो रेट बढ़ा घटा के, सारा कुछ आरबीआई तो करता है, तो सब बता चुका हूं। तो ये कंट्रोलर भी है, क्या है? मनी सप्लाई के कंट्रोलर है, इन्फ्लेशन का कंट्रोलर है, फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोलर है, रेगुलेटर है बहुत सारे चीज का, बैंक का, एनबीएफसी का, डिजिटल पेमेंट का। क्या सुन पा रहे हो? उसी तरह से इधर आओ तो ये आरबीआई क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक। दूसरा
ये मिसलेनियस फंक्शन और भी बहुत सारी चीजें हैं, डेटा प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सारा कुछ तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो सब कुछ जितना भी बात की गई सारा जिक्र है। तो कृपया आपसे निवेदन है ये जो है आप पढ़ लीजिएगा, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है। इस थीम में आपका काम ज्यादा है। आइए अब एजेंसी बैंक ऑफ आरबीआई दिख रहा है ये। तो पहला प्रॉब्लम क्या हो जाता है आरबीआई के लिए कि यहां पे आपको दिखा हुआ है, 1 मिनट दे रहा हूं, जरा देखिए, इसको समझ में आ जाएगा, जितना अच्छे से डायग्राम बना हो समझ में आ जाएगा। हो गया? कुछ समझ आया? आ जाना चाहिए समझ, ये सब बच्चे थोड़ी हैं आप। तो प्रॉब्लम एक तरफ है सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है कि सर एक तो पहला बात, अगर राजनीति की बात करें तो स्टेट कभी लड़ते रहता है, कभी केंद्र लड़ते रहता है आपस में। आरबीआई का काम क्या है? लड़ाई खत्म, सीधा बोला कि एजेंसी बैंक डू दिस वर्क ऑन माय बिहाफ। जैसे इधर अब मान लो किसी ने कुछ बोला, आरबीआई बैंक टू द गवर्नमेंट टैक्स मनी कलेक्शन सैलरी पेंशन, इस सब में गवर्नमेंट बोला आरबीआई को तुम इतना % बढ़ा दो, फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ और बोला इतना % बढ़ा दो घटा दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर परेशान हो जाएगा। इसलिए आरबीआई को एक पावर दिया गया कि अपने बिहाफ पे जो करना है करो, और उसके बाद यही जिम्मेदारी होगा। इसलिए मैंने बोला था कि आरबीआई के पास इतना पावर है कि गवर्नमेंट अगर उसको कुछ भी बोलता है इधर उधर करने के लिए तो उसको रिटर्न में देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में? इसलिए आरबीआई जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, और उसको जो भी गवर्नमेंट मोदी जी वाले बोले इतना छाप दे या ये कर दो कर दे, रिटर्न में देना पड़ेगा उनको, कुछ भी बोल के नहीं करा सकते। इसलिए आरबीआई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ज्यादा जो है इंडिपेंडेंट है, और इसलिए दिमाग में रखना है कि आरबीआई के बिहाफ पे सारी चीजें होती हैं। बाकी इसके अलावा आपको 2 चीज में बोला है कि सर कैन बी प्राइवेट सेक्टर बैंक, कैन बी पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सब बहुत छोटी बात है। आरबीआई अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि किसमें कितना देना है, गवर्नमेंट सैलरी कहां देना है, क्या देना नहीं देना है, वो आरबीआई के ऊपर है। नेक्स्ट, आरबीआई नोटेबल पोर्टल्स। ये पोर्टल्स का नाम आप याद रख लीजिएगा क्योंकि पोर्टल्स का नाम इसमें पूछे। एक है उद्गम, मैंने ई कुबेर बताया था, याद है? तो ई कुबेर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के अंदर एक है उद्गम। उद्गम का फुल फॉर्म लिख लो एक बार। उद्गम का फुल फॉर्म अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट। हालांकि ये अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक समय होता था जब इंपॉर्टेंट बहुत था, और कभी कभार ये पूछ लेता है। कैसे पूछता है बता देता हूं। देखो, आप लोग में से कितने लोग के पास बैंक का खाता है? ईमानदारी से हाथ खड़े कर, जिसका नहीं हो ना मेरा शर्म के हाथ खड़े करना। बैंक का खाता है ना? तो बैंक के खाते में एक बात पूछता है नॉमिनी, कि नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं। और उस समय आपको ऐसा फील आता है जैसे ना आप मुकेश अंबानी टाइप है और किसको नॉमिनी बना दो। उस समय आपको बड़ा जबरदस्त फीलिंग आ रहा होता है कि हम नॉमिनी किसको बना देंगे। उसका नाम जो है ऐसा लग रहा था कि आपके पास बहुत सारा पैसा और आप उसको एकदम धनवान बना देंगे जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं, ऐसा फील आता है उस समय। तो सर लॉजिक है कि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन को जानते हैं आप लोग? तो ऋतिक रोशन के एक मूवी अग्निपथ, कितने लोग देखो हाथ खड़े करो। अग्निपथ, कर शपथ, ये तो बहुत है जो लथपथ, ये जो हरिवंश राय बच्चन का है, बहुत बड़ा लॉजिक है उसमें। ऋतिक रोशन का मैं क्यों बता रहा हूं, जिनको पता है ठीक है। ऋतिक रोशन का बाप जो है पैसा मान लो रखा हुआ है, ऋतिक रोशन के बाप को मार दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ऋतिक रोशन का बाप मर गया, ऋतिक रोशन समय छोटा था, तो ऋतिक रोशन के बाप ने अपना नॉमिनी बनाया था अपने बेटे को, लेकिन वो तो भाग गया। और सर बाप के मरने के बाद ऋतिक रोशन भी कहीं और अपना भाग गया कमाने खाने। वापस उसको मान लो 20-25 साल बाद याद आता है कि बाप तो हमारा पैसा हमारे नाम पे रखा था, कुछ समझ में आ रहा है। और जब गया लेने तो सर वो जो चीज है उद्गम का मतलब है ऐसा पैसा जो अनक्लेम्ड है, किसी ने क्लेम ही नहीं किया। पैसा रखा तो था लेकिन अनक्लेम्ड रह गया, कुछ बुझा रहे हैं। और उस अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सुलझाने के लिए उद्गम पोर्टल बनाया गया था। ये हरामखोर कभी कभी न्यूज में आ जाता है, इसलिए दिमाग में रख लीजिएगा क्योंकि ये एक बड़ा उस टाइप का टॉपिक है। आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस को कुछ पैसे दिए जाते हैं इस तरीके से कि आपको एक आरबीआई के ऊपर कम से कम 500 कॉलम लिखना ही लिखना है, चाहे न्यूज में रहे चाहे नहीं रहे।
तो बार बार जब आरबीआई हिंदू में देखिएगा, कभी कभी सीधा लिख देगा आरबीआई कुछ काम ही नहीं कर रहा, नहीं ठल्ला हो गया। उसी तरह से इंडियन एक्सप्रेस वालों को कुछ काम दिया गया है कि वो जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लिखना ही लिखना है, तो उन लोग का एक कुछ नियम आ जाता है, तो लोग जानबूझकर कुछ वैसा ही एक ही न्यूज बार बार चिपकाते रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उद्गम क्या है, कभी कभार आ जाता है तो याद रहना है तो रख लीजिए, नहीं तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई अगर आरबीआई का है तो कौन सा है, ई कुबेर, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर पोर्टल हो गया। उसके बाद एक और है परवाह पोर्टल। हम मतलब हमको आपका परवाह है, इसलिए हम आपको गरियाते रहते हैं। बात समझ में आ रही है कि आपको परवाह है कि आपको कुछ हो जाए। तो सर एनबीएफसी जो है इसमें परवाह में ये बोला गया कि लाइसेंस दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। ऑन कर लीजिए, पीडीएफ भेजा हूं ग्रुप में, ऑन कर लीजिए, इसी टाइम पे होना ही है। और पेज नंबर 108 ओपन कर लीजिएगा, 108 108। कुछ लोगों को ठीक लगे तो फ्लैश लाइट ऑन कर लीजिएगा, अगर बेकार लगे तो कोई बात नहीं, खत्म तो इसको करना ही है। अलर्ट हो। देखो भैया ज्यादा बोलवाना मत, थोड़ा सा हल्का सा तबियत डाउन हो रहा है, हल्का सा, तो थोड़ा सा ज्यादा बोल लेंगे तो ठीक हो जाएगा, मतलब आप रिस्पॉन्ड कर दोगे तो अच्छा हो जाता है। कभी कभी स्टेज पे कोई आदमी अगर गाना गा रहा है और वो खुश हो गया तो ये जो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि ऑडियंस उसको किस तरीके से ट्रीट कर लेगा। ऑडियंस चाहे तो उससे बढ़िया गवा भी देगा, ऑडियंस चाहे तो उसको बेइज्जती करके भगा भी देगा। तो कभी कभी आपके साथ पता नहीं हुआ नहीं, लेकिन स्कूल में कभी कभी बहुत सारा कांड ऐसा हो जाता था, तो उसमें सब बड़ा चिल्ला देता ऊ करके, समझ में आ रहा है? अब उस तरीके से जानबूझ के कुछ इसका तो कर देगा, उसको नर्वस आ देता था सब। लेकिन उसमें कुछ वैसे बच्चे हो जाते थे कि जो मोटिवेट कर देता था, अरे कोई नहीं यार गा, मतलब इस तरीके से करके। तो कभी कभी एक आदमी का मोटिवेशन दूसरे के लिए बड़ा काम कर जाता है। और ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो पहले एकदम स्टेज फियर होता था उनको, और सब बोलते भी हैं कि हम तो बोल भी नहीं पाते थे, और उसके बाद ऐसा बोला कि मतलब इतना लेवल पे चला गया। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ लोग के हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। तो कहने का लॉजिक ये है तो आपको रिस्पॉन्ड जब ज्यादा दोगे तो ज्यादा पढ़ जाएगा, क्योंकि खत्म जिसको करना ही है। तो उद्गम पोर्टल है, परवाह पोर्टल है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ई कुबेर याद रखिएगा, बात खत्म। उसके बाद एक और पोर्टल मिलेगा, और वो पोर्टल आपको ई कुबेर पोर्टल दिख रहा है। ई कुबेर पोर्टल मैंने आपको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पढ़ाया था, याद है? तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें का। और मैंने बोला था कि आरबीआई नेफ्ट और आरटीजीएस, एक क्वेश्चन भी पूछा था, नेफ्ट और आरटीजीएस कंट्रोल कर रहा है, एनपीसीआई सिर्फ और सिर्फ आईएमपीएस कंट्रोल करता है। कुछ बुझा रहा है? ये मैंने बता दिया था आपको। तो सर आरबीआई सारा कुछ करता है। बाकी उसके अंदर एक क्वेश्चन है 2012 का, आरबीआई को बोलते हैं बैंकर्स का बैंक, उसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन को जरा 1 मिनट देना हो बनाइए, बाकी क्वेश्चन घर से बना लीजिएगा। आरबीआई इज कॉल्ड द बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? पेज नंबर कौन से है? 109 पे है। 2012 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बनाने का कष्ट करें। बना कि नहीं बना? याद रखिएगा, मैं आपको, जैसे कुछ लोग ट्रिक बोलते हैं ना कि जैसे सर ट्रिक मारने में दिक्कत होता है, ऑप्शन 2 में कंफ्यूजन हो जाता है, तो एग्जाम का पैटर्न मैं बता देता हूं, बहुत सीक्रेट बात। हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है। यूपीएससी कभी भी बाल का खाल आपको ऑप्शन नहीं पूछेगा, तो यूपीएससी में आप वही ऑप्शन सीधा सोचिए जो टू द पॉइंट जा रहा है। थोड़ा भी घूम फिर के बहुत ऊपर नीचे जा रहा है तो यूपीएससी का पेपर दे रहे हो तो समझना नहीं होगा। बीपीएससी में बाल का खाल उधेड़ा जाता है कुछ लेवल तक, समझ में आ रहा है? तो सर यूपीएससी का जब पेपर दो तो कट टू कट, जिसमें लग रहा है ये एकदम करेक्ट है उसके साथ जाओ। जहां पर भी बाल का खाल, हाँ ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाता तो वो हो जाता, इस तरीके का ऑप्शन जैसी मिले छोड़ देना, वो नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि यूपीएससी जब से चला रही है एग्जाम तब से उसका पैटर्न लगभग यही रहा है, और आप 2013 के बाद तो लगभग और पैटर्न ऐसे ही है कि जो आपको आता है डायरेक्ट उस पर आप हिट करिए, बाल की खाल उधेड़िएगा तो काम बेकार हो जाएगा। तो किसी सब बन के हाथ खड़े करिए, ठीक है? तो भैया इस पर डिस्कशन करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आसान नहीं है, आपको खुद बन जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आरबीआई को हम इसलिए बैंक का बैंक कहते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन लिखा है अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। चलो मतलब झूठ तो नहीं है, ये भी रखते हैं कुछ, फिर भी और देखते हैं बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। द आरबीआई लेंड फंड टू द कॉमर्शियल बैंक इन द टाइम ऑफ नीड, ये भी काम कर ही लेता है वो। आरबीआई एडवाइजेस द कॉमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मैटर्स,
मैं करता ही है, तो 1 2 3 जिसमें है मार दो, बात खत्म करो। समझ में आए? तो बैंक को देखो, बाप क्या होता है जिसको सब पता हो, इसका मतलब यही है। जब बच्चा छोटा रहता है और बार बार बच्चा जिद करता रहता है कि पापा ये बताइए, मतलब उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा होता है और बाप को भी नहीं पता होता है, तो बाप सीधा बोल देता है, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के बोल देगा, क्योंकि बेटा ऐसा हुआ था। बोलेगा पापा बताइए जो ये तरबूज है, उस तरबूज के अंदर जो बीज है वो काला ही क्यों है? तो बाप को भी थोड़ी ना पता है, लेकिन बाप कुछ ना कुछ घुमा के जवाब दे देता है। अब मम्मी को तो पता नहीं होता, मम्मी बोले जाके बाप से पूछ, तो मम्मी तो बोल दी है बाप से जाके पूछ, और बाप ने कुछ ना कुछ घुमा के जवाब दे दिया। बच्चों को लगा था मेरा बाप कितना तेज है, इसको सब कुछ आता है। मेरी बात समझ में आ रही, इसलिए उसको बाप बोल रहे हैं। तो कुछ वैसा ही आरबीआई बाप का रोल प्ले कर रहा है, तो लगभग सारा काम कर रहा है, बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन 2013 का है, आरबीआई रेगुलेट द कमर्शियल बैंक इन मैटर्स ऑफ। तो आरबीआई रेगुलेट कर सकता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, कमर्शियल मैटर्स ऑफ क्या क्या चीजों में। तो पहला जरा देखो, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई को क्या क्या पावर दिया गया। तो सर लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स का पावर दिया ही गया। दूसरा दिया गया आपको ब्रांच एक्सपेंशन का भी पावर वही देता है। तीसरा मर्जर ऑफ बैंक देता ही देता है। और चौथा है वाइंडिंग अप ऑफ बैंक। अब इस वाइंडिंग अप ऑफ बैंक में बहुत जन फंसेगा, मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसी लगेगा वाइंडिंग, ये तो नहीं पढ़ा था सर जी, आप समझ पा रहे हैं ये जो है यहाँ पे वाइंडिंग। हाँ तो सर जी थोड़ी बोलते हैं, सर जी बोलते हैं, सर जी क्या बोलता है सर जी। तो ये जो है, जो चौथा ऑप्शन है उसमें मामला जो है उल्टा सीधा है, समझ में आ रहा है? तो अब चौथा ऑप्शन देखो, अगर उल्टा सीधा है तो उसके अलावा 3 ऑप्शन तो आपको पता ही सही है। तो जो 3 ऑप्शन जिसमें है उसको रखो, बाकी छांट दो। तो सर सीधा सा बात है, देखोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आपको मिल जाएगा। तो मान लो 1 2 3 आपको तीनों मिल गए एक ऑप्शन में, तो इसका मतलब पहले का 2 ऑप्शन तो आप छांट ही दो। अब कुछ समझ में आ रहा है? तो सर देखो ध्यान से, हालांकि 2013 का क्वेश्चन जिस समय यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ था उसी समय का एक क्वेश्चन है, तो पैटर्न फिर मैंने बोला बाल के खाल उधेड़ना नहीं है, समझ में आ रहा है? लेकिन वाइंडिंग अप ऑफ बैंक का मतलब लगभग मर्जर के अलावा जितना भी विंडिंग मतलब जैसे अगर विंडिंग या वाइंडिंग बोल रहे हैं, वाइंड मतलब क्या था? हवा, तेज हवा, है ना? तो वाइंडिंग अप ऑफ बैंक का मतलब होता है कि बैंक को अपने हिसाब से कभी उड़ाना, मतलब इन द सेंस कभी घटाना। जैसे मैंने बोला आरबीआई बोल देता है आकर न्यूज में कि हम तो बहुत रेट कम कर दिए हैं, लेकिन बैंक वाला हरामखोर जो है अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा है। तो सर चौथा ऑप्शन उसमें ले दे के मार देना, जब भी इस तरीके का आए तो वाइंडिंग अप ऑफ बैंक में भी वो काम कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा एक और बात फिर से, अब अगर रेगुलेशन एक्ट में आपने पढ़ा था और उसमें वाइंडिंग अप ऑफ बैंक नहीं मिला आपको अभी के पैटर्न के हिसाब से, और आप बिल्कुल श्योर हैं कि मुझे वाइंडिंग मिला ही नहीं था, तो सर 1 2 3 मारिएगा। मैं एक समझाने की बात कर रहा हूं। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें तीनों ऑप्शन लगभग सही हो, तो आमतौर पे चौथा ऑप्शन जनरली सही हो जाता है, जनरली। क्योंकि जब कोई आदमी अगर आईएएस का एग्जाम निकाल सकता है तो हम ये मान के चलते हैं कि रेलवे निकाल लेगा, लेकिन इसका भी कोई बहुत गारंटी थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि निकाल ही लेगा। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे काम हो जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसमें भी जाएगा और वो भी सही हो जाएगा, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बनाना। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मींस व्हाट? इसको रहने दो, ये बनाना घर पे बना सकते हो आप, ये बता चुका हूं मैं आपको, लेकिन बनाना घर पे। नेक्स्ट आओ, शेड्यूल बैंक दिख रहा है, तो उसमें आपको शेड्यूल बैंक में अनुसूचित बैंक मिल रहा होगा, दिख रहा है? जोर से बोलो ना। तो जो शेड्यूल बैंक है और नॉन शेड्यूल बैंक है, इसमें का मेन काम है। शेड्यूल बैंक में देखो 2 कंडीशन है, फ्री मनी में कितना कंडीशन था? 2। वैसे ही शेड्यूल में कितना है? 2। पहला, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक को कम से कम 5 लाख रुपए उनके पास होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 लाख। पेड अप कैपिटल मतलब मतलब उसी टाइप का, लेकिन अभी सीआरआर मान के नहीं चलो, बताएंगे इसमें। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको बैंक खोलना है मान लीजिए, तो आपके पास कम से कम पूंजी जो होना चाहिए 5 लाख होना चाहिए और प्लस कुछ रिजर्व होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, बैंक इज नॉट कंडक्टिंग बिजनेस इन मैनर हार्मफुल टू इट्स डिपॉजिटर। जमाकर्ताओं के हितों का नुकसान अगर ना हो, इस हिसाब से बैंक को अपना कार्य करते रहना चाहिए। तो मुझे बताइए, किसी बैंक को अगर शेड्यूल बैंक बोलना है तो कैसे बोलेंगे? 2 कंडीशन, पहला 5 लाख पूंजी होना चाहिए। अब लोग सर ये तो बड़ा कम है, ये तो हम भी खोल देंगे, तो खोल लो, मना कौन किया है? आपको मना कौन किया है? जो पेटीएम चला रहा है, जो कोई अगर एसबीआई चला रहा है, जो कोई और चला रहा है, कोई ऐसा थोड़ी है कि बहुत ये वो नॉर्मली आदमी है, उसने हिम्मत करके जुटाया। अब यही है कि आपको फाइल भी तो साइन करवाना होता है, और पहले का फाइल साइन करवाना और अभी के फाइल सर करवाना बड़ा आसान चीज हो गया है। अब
पहले तो बहुत ज्यादा था, अब तो सर जहां फाइल साइन नहीं करे कुछ नहीं करना, वीडियो बना के अपलोड कहीं कर देना है। आप समझ रहे हैं, अब तो बहुत आसान हो गया, पहले थोड़ी आसान था। आप सोचिए, अब तो रेलवे वाले को आप सीधा मैसेज कर देते हैं, ट्विटर कर देते हैं, ट्रेन लेट आज काहे हुआ, असल तो सब बाप का खैरात है। आप समझ पा रहे हैं, मैसेज कर दिए सीधा। और आपको इमीडिएट, आपको अगर नहीं विश्वास है तो एक कॉमन आदमी, बिल्कुल बेकार आदमी जो ट्रैवल किया है, वो भी खाली मैसेज कर दे ट्विटर पे, कर दे कि ट्रेन लेट की, उसका भी जवाब अभी आपको मिलेगा। इतना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो चुका है। मतलब ये नहीं कि बीजेपी का गवर्नमेंट इसलिए, मतलब सिस्टम अब उस लेवल पे चल चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? और उसको जवाब आया कि सॉरी फॉर द डिले। समझ में आ रहा है? जापान में 20 मिनट लेट हो जाता है, बाकायदा सबको गवर्नमेंट का जो मेन ऑफिशियल है रेलवे का, वो आकर सबको सॉरी बोलता है। वो बोलता है, ये नहीं कि बोलवा दिया सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यहाँ की तरह हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मतलब वो चीज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे इंडिया भी उस तरफ पे अब जा रहा है। तो जैसे ही आपने मैसेज किया तो उसको सॉरी भेज देता है कि सॉरी कुहासा था इसलिए लेट हो गया। समझ में आ रहा है? इस तरीके का जो है कांड हो जाता है। खैर चलिए, फिर भी तो सर मुझे बताइए, सच बैंक इज लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट, देन इट्स नोन एज शेड्यूल बैंक। तो सर शेड्यूल बैंक के लिए दो कंडीशन है, और ये लोग कौन से एक्ट में है? आरबीआई एक्ट में है। वहां याद रखना, आरबीआई एक्ट के अंदर सेकंड शेड्यूल क्वेश्चन पूछता है, तो लिख लो जहां पे भी लिख रहे हो आप अपने हिसाब से, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठेठ भाषा में लिख लो। आपको आज पूरा प्रोसेस बता देंगे बैंक कैसे खोलना है, जाके आज खोलिए देना। समझ पा रहे हैं? बहुत लोग भला कर देंगे आप। जमीन बेच के 5 लाख ले लेना। हाँ, देखो, हालांकि अभी मैं इसको चाहूं तो बोल दूं, कभी नहीं बताऊंगा क्योंकि टॉपिक कुछ और चल, लेकिन मैं बता देता हूं। देखो, जब भी कभी गवर्नमेंट का होता है और आप लोग और हम लोग सोचते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, बस बेसिक चीज समझना। आपका बिजनेस है, कोई दुकान है मान लो, ठीक है, और उस दुकान में आपने सामान खरीदा है 100 लाख का, फॉर एग्जाम्पल 100 लाख छोड़ो, ज्यादा इमेजिन करना है तो मुश्किल होगा, 10,000 का आपने सामान खरीदा है, ठीक है। तो 10,000 का आपने सामान खरीदा और 10,000 के सामान में आपने 8,000 का सामान बेच दिया, ठीक है। तो दो तरीका होता है, एक पूछता है आपका टोटल टर्नओवर। तो टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर में आपका सब कुछ इंक्लूडेड है, लेकिन जब सिर्फ पूछे कि प्रॉफिट कितना होता है, तो मान लीजिए 10,000 का सामान खरीदा था आपने, 8,000 का बेच लिया, तो अभी अब 2,000 नुकसान में है। अरे है ना? तो 2,000 नुकसान में है, आपको ऐसा लग रहा है भाई, आपको ऐसा लग रहा है कि 2,000 नुकसान में है। अरे प्रॉफिट कब होता है? जब 10,000 का सामान हम 12,000 बेचेंगे तब ना प्रॉफिट आएगा जी। हम तभी बराबर का बोल रहे हैं आपको। अब तो 10,000 में से 8,000 बेच दिए हो, 2,000 बचा हुआ है, अभी तो नुकसान, आप महा नुकसान में है। तो लॉजिक क्या होता है, जब जीडीपी दिखाया जाता है तो जीडीपी में दिखाने के पीछे दो कारण होता है। एक होता है कि कितना ज्यादा ट्रांजैक्शन और टर्नओवर पूरे कंट्री के कितना हुआ है, सारे स्टेट्स का, वो दिखाया जाता है। अब आम आदमी को लगता है बाप रे इतना ले पहुंच गया, लेकिन जब जीडीपी की बात करती है तो जीडीपी में एग्जैक्ट ये आता है कि तुलनात्मक रूप से होता है कि पिछले साल इतना था, इस साल इतना ही प्रतिशत बढ़ा है। तो जो पढ़ा लिखा आदमी है वो जीडीपी पे ध्यान देता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज्यादा जानकार नहीं है, वो ध्यान देता है कि भैया इतना 1 मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो है ट्रांजेक्शन हुआ है। तो जीडीपी जब भी आता है प्रॉफिट में उसको काउंट किया जाता है, और जब इस तरीके का लिखते हैं तो कैपिटल होता है कि कितना लेन देन कितना हुआ, ट्रांजेक्शन कितना हुआ है। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि जब कोई आपको घुमाए, नेता लोग खासकर घुमाते हैं, एक बहुत नेतागिरी में ही चल रहा था, समित पात्रा वाले लोग बोल रहे थे बहुत सारा चीज। एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था, उसने बड़ा अच्छा बात बोली, और बोली है तो उसके बाद तब न्यूज वाले ने भी बोला कि जनता आप समझदार हो गई, आप ऐसे घुमा नहीं सकते। तो उसने सीधा बोला, सर डोंट टॉक अबाउट द बिलियन इन ट्रिलियन, प्लीज टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ पिछले साल के तुलना में अभी से। अब वो घुमाने लगा, हमने ये किया, राम मंदिर बनाया, हमने ये बनाया, हमने बनाया। तो बोला कि बस हो गया। समझ में आ रहा है? तो चूंकि जीडीपी वो इसलिए नहीं बताता है कि जीडीपी में ग्रोथ स्लाइटली होता है, बहुत स्लाइटली होता है, और उस तर्ज पे कोई भी आदमी कभी वोट ही नहीं मांगता है। कहां कभी नरेंद्र मोदी बोले कि हमारा जीडीपी ग्रोथ ऐसा हो गया, वो बोलते हैं हमारा देश का इकोनॉमी 5वें अंदर आ गया, कि हमारा देश का जो आर्थिक स्थिति और ये है, भाई पॉपुलेशन भी बढ़ा है, ट्रांजेक्शन बढ़ा है, तो इकोनॉमी तो अब क्या गया, ठीक है, कितना ग्रोथ हुआ है जीडीपी में उस पे आता है। तो ये बहरहाल मामला प्रॉफिट का है और मामला ट्रांजेक्शन का है, बस दूसरा और कुछ नहीं। आते हैं बैंक, आज खुलवाते हैं आपसे। समझ में आ रहा है कौन सा बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक कि नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक? अनुसूचित बैंक आपको खुलवाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहला है कि सर रजिस्टर करिए अपना कंपनी का नाम, आपको अपना पैसा ले आना है, शेयर में ले, बॉन्ड में ले, जैसे भी ले। तीसरा, गेट बैंक लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। अब आरबीआई देगा कि नहीं देगा वो आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या बोला,
ये हो गया शेड्यूल बैंक का। यहाँ है नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक में क्या लिखा हुआ देखिए जरा, डू यू हैव मिनिमम 5 लाख पेड अप कैपिटल रिजर्व। अगर आपके पास 5 लाख पेड अप कैपिटल रिजर्व नहीं है तो क्या आप शेड्यूल बैंक खोल सकते हैं क्या? नहीं। अगर जैसे बोलिएगा नो तो सर नॉन शेड्यूल बैंक में आप आ जाइएगा, बात खत्म। अरे कुछ बुझा रहा है? और नॉन शेड्यूल बैंक के तहत आपको यहां बोला, अगर आपने बोला कि यस मेरे पास है तो आर यू प्रोटेक्टिंग योर डिपॉजिटर्स, ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो शेड्यूल बैंक हो गया। जो बात बोला वही डायग्राम में है, बात खत्म है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए 3 कंडीशन की 2 कंडीशन याद रखिएगा। अब इसमें मैं कितना बताऊंगा आपको, ये सब पढ़ने वाला है आपका, ठीक है जी। जितना बताना था ना वो बता दिया, बाकी इसके नेक्स्ट वाले थीम में जहां ब्लैक मनी वगैरह है वहां बताना मेरा फर्ज है। बाकी यहाँ आपका जिम्मेदारी है प्रभु, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बोल दे रहा हूँ, फिर से बोल दे रहा हूं, जो लोग भी शुरुआत का भी जो 4, 5, 6 लेक्चर हुआ नहीं किए हो कर लेना, क्योंकि उसी के तर्ज पे पूरा इकोनॉमिक्स काउंट होगा। और पूरे 6 थीम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन थीम 1 और थीम 2 से पूछता है। मनी बाटर टू बिटकॉइन सबसे ज्यादा वही। फंजिबल आइटम मैंने पढ़ाया था आपको, नॉन फंजिबल पढ़ाया था, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जाकर उलट के देखो पिछले 20-25 साल का आएगा ही आएगा, तो ध्यान रखना ना। अब इसमें आइए शेड्यूल बैंक नॉन से, दिख रहा है आपको दोनों कंडीशन आपके पास लिखा हुआ है। क्या है? इस शेड्यूल बैंक में भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड, उसके बाद इसमें देखो एग्जांपल लिखा हुआ है एक्सिस बैंक, आईसीआईसी, और दूसरा है शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें लाइक हरियाणा राज्य ये जो है सहकारी बैंक है, तमिलनाडु स्टेट बैंक है। तो आपको याद है, ठीक है। नॉन शेड्यूल बैंक में मेनी कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉन शेड्यूल बैंक बट वी नीड नॉट सी देयर लिस्ट। अगर आपको बहुत ज्यादा आरबीआई का तैयारी करना है तो वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए वहां से। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी कोऑपरेटिव बैंक में बताऊंगा। हाँ, कोऑपरेटिव बैंक में बहुत सारा चीज होता है, लेकिन बताऊंगा। कोऑपरेटिव बैंक चूंकि मेंस में पूछता है तो मैं उसका डिटेलिंग आपको कराऊंगा, चिंता मत करो, वो मैं ऐसे भगाऊंगा नहीं। तो सर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 चीज है, बैंक टाइप बेस्ड ऑन शेड्यूल स्टेट्स। तो ये जो आपका है बस टाइप वही चीज है कॉमर्शियल कोऑपरेटिव के बाद। जब कोऑपरेटिव का बात आएगा मैं उसको पढ़ा लूंगा, क्योंकि वो काम का है। शेड्यूल नॉन शेड्यूल, अब यहाँ एक पॉइंट इसमें देख लो, देखो इधर मुझे बताओ, कॉमर्शियल बैंक को सीआरआर रखने की जरूरत है कि नहीं है? लेकिन सर अब आप मुझे बताओ, सीआरआर कितना बोला था? 4%? अरे बोला था ना। तो सीआरआर 4% बोला था। अब मान लो कोई बैंक है जिस बैंक में ट्रांजेक्शन 10,000 का होता है, अब 10,000 का 4% आरबीआई लेके क्या करेगा? आप मुझे बताओ। उसको तो ले जाने में ट्रक का भाड़े और डीजल पेट्रोल उतना लग जाएगा। तो सर आप सोचो क्या करेगा? तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में कि सीआरआर और एसएलआर किन के लिए जरूरी है? वो जरूरी है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। लेकिन जो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उन लोग अपना पैसा अपने पास ही रख लेगा सीआरआर के फॉर्म में। बोलता है कि तू अपने पास रख, मेरे को मत दे, बस तू इसलिए रख कि जब कोई आया है और इस तरह का रन वाला बैंक रन वाला सिस्टम हो जाए, अचानक से लोग पैसा मांगने आ जाए कि सब हमको दे दो, तो उस समय तुम उसको दे देना। लेकिन अब ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। मैंने क्या बोला? सीआरआर के तहत यह नियम है कि हर बैंक अपना 4% कहां जमा करेगा? आरबीआई में। लेकिन जो छोटे बैंक है उन लोग के पास नियम है कि सीआरआर का पैसा खुद रखेंगे, जैसे एसएलआर का पैसा रखा जाता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस शेड्यूल कमर्शियल बैंक और इसमें यही है। क्या लिखा हुआ है देख लो। अब जिसको सीआरआर नहीं पता है भैया तो अब क्या ही बताएंगे। सीआरआर मनी आरबीआई ऑफिस में जमा करना होता है, दिख रहा है। लेकिन यहाँ पैसे का ट्रक भर के कहां ले जाना? रिजर्व बैंक में पहुंचाना। यहाँ क्या है? खुद की तिजोरी में रख सकते हैं। दूसरा उसके बाद एलिजिबल टू बोरो डिपॉजिट, ये सब अब मैं नहीं बताने वाले, सब पढ़ाया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला है यूजुअली नॉट एलिजिबल। ये जो पॉइंट है ना, बैंक बिकम एलिजिबल टू पार्टनर इन द गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम। बहुत बार बैंक होता है जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है, कि सरकार और उसका बैंक, जैसे सरकार ने ज्यादातर किसको प्रमोट कर दिया? मान लो एसबीआई को। तो जो भी स्कीम आ रहा है उसमें कौन बैंक है? एसबीआई। उसने एचडीएफसी को नहीं रखा, चाहे उसने और किसी को नहीं रखा, तो सरकार पे डिपेंड कर रहा है उस तरीके के। जैसे पीएम जनधन स्कीम है, उसमें बैंक अकाउंट फॉर पुअर के लिए है, तो किसी पर्टिकुलर बैंक में कर दिया कि इस बैंक से हो जाएगा ऐसा करके। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे बैंक में नहीं होता है। क्या सब जिंदा हो? प्लीज अलर्ट रहना, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट कॉमर्शियल बैंक प्री इंडिपेंडेंस। मैं चाहता हूं कि एक बार इसका डेट वाइज पढ़ो, क्योंकि इसमें भी एक डेट जरूरी है, इसको पढ़ो। जैसे का क्या था मुझे बताना। आरबीआई का एक्ट का पास हुआ 34 में और ऑपरेशन कब हुआ? 35 में शुरुआत हो गया। सीडी देशमुख दूसरे प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री भी नहीं थे वो। हाँ, आरबीआई के गवर्नर थे और आजादी के बाद प्रथम गवर्नर थे। क्लियर यहां तक? जागे रहिएगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है इंसान जो है ठस जाता है। चलिए देखिए जरा इसको, इसमें काम का है बहुत सारा पॉइंट। देखिए हो गया, देख लिए? तो ये देखो भाई,
पढ़ाना है, आप लोग को दिखाते रहेंगे तो फिर हो गया। 7 से 10 सॉरी कितने तारीख तक बोला था, 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स। तो जो काम का चीजों मैं बता दूंगा, बाकी आपको रीड करना पड़ेगा। और मैंने बोला था 4 महीना बचा है प्रीलिम्स के लिए, तो एक एक महीना में 2 सब्जेक्ट को काउंट करके चलिए। तो इकोनॉमिक्स के साथ पैरेलली कुछ दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, पॉलिटी या इन्वायरमेंट, फिजिकल ज्योग्राफी, और उसके साथ साथ पिछले साल का बनाते जाइए और बस आराम से धूमधाम से एग्जाम दे लीजिए। तब तक मैं भी आप लोग का स्कैन कर रहा हूँ, जो मॉक टेस्ट वाला है मेरे पास है, फिजिकल फॉर्मेट्स का स्कैन कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा, टेस्ट आप लोग दे लीजिएगा। टोटल 50 मॉक टेस्ट है, दे लीजिएगा। हो गया। तो पहला 1770 दिख रहा है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता दिख पा रहा है आपको। तो इसमें यूरोपियन पहले जो थे मालिक थे, कुछ बुझा रहा है। दूसरा आइए, तो क्या वो स्वदेशी था? नहीं था। 1806 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक एट बंगाल जो है मिले, जिसमें बंगाल, बॉम्बे, मद्रास में हुआ। 1861 में इन सबको एक करेंसी इशू करने का अधिकार दिया गया। आगे 1921 में देवर कंबाइन इनटू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम 1955 में एसबीआई हो गया। तो एसबीआई का पुराना नाम बहुत बार पूछ लेता है, तो क्या नाम था? इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक कब एसबीआई बना? 1955 में। कुछ बुझा रहा है? तो आपके लिए ये पॉइंट जरूरी है, एसबीआई वाला बहुत जरूरी है। दूसरा, इलाहाबाद जो बैंक है वो भी यूरोपियन के द्वारा ही ऑन किया जाता है, भी है वो इंडिया का पहला बैंक थे, और सब बाहर से यूरोपियन से प्रभावित थे। 1960 में बैंक ऑफ बड़ौदा जो है महाराजा जो है सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा जो है वो बनाया गया। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ मैसूर बना, पटियाला बना, एंड उसके बाद इन सारे बैंकों का ऊपर नीचे होता गया बहुत। उसके बाद ये सारे बैंक जब फेल हो गया तब हम जाकर आरबीआई बनाए, जिसमें हम उसके बाद सारा काम किया। मतलब ये बैंक आरबीआई के अंदर नहीं चल रहा था, पैरेलली अलग अलग बैंक चल रहा था। उसमें आरबीआई का है, जब देखा कि ये बर्बाद हो रहा है तब अंग्रेजों ने सोचा कि एक, और उसमें सबसे बड़ा कारण क्या था? 1929 में क्या ना ग्लोबल क्राइसिस आना अमेरिका में, जो बर्बाद कर दिया पूरा पैसा। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा, हमको खुद एक सेंट्रल बैंक बनाना पड़ेगा। तो आपको एसबीआई याद रखना है, 1955 में उसका नाम हुआ। बाकी एक पीएनबी का नाम अगर याद रहे तो ठीक है, लाला लाजपत राय से कनेक्ट करके रखिएगा, बाकी और सारे काम का नहीं है। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन जो बार बार पूछेगा, राष्ट्रीयकृत किसको किसको किया गया, कब किया गया, पूछ लेता है ये। तो अभी क्वेश्चन भी एक था पीछे जो मैंने बोला था कि बता दूंगा तब बनाना उसको, है ना, 2019 का प्रीलिम का। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंदिरा गांधी का रोल सबसे खतरनाक इसलिए था क्योंकि पॉलिटी में मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवी पर्स, ठीक है, पढ़ा दिया था। जिनको पढ़ा दिया उनको, जिनको नहीं पढ़ाया हूं लोड ही नहीं लेना है। तो प्रीवी पर्स में बोला था इंदिरा गांधी ने अधिकतर बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। इंदिरा गांधी ने बोला कि सारा बैंक राष्ट्रीयकृत होगा, लेकिन उसके बावजूद सारा बैंक जब सत्ते में आ गया तो थोड़ा से और भी उसमें तामझाम हुआ। तो मैंने बोला था कि उस बैंक के हिसाब से प्राइवेट बैंक आज भी चलता है, उसके पीछे कुछ कारण अलग है, लेकिन इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा रोल क्या है? राष्ट्रीयकृत करने में। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके दौर में था? इंदिरा गांधी के समय में। और उसके पीछे बहुत सारा कारण था, क्योंकि प्राइवेट बैंक सब अपने हिसाब से काम कर रहे थे, कोई गवर्नमेंट को देता नहीं थे ये सब करके, तो बोला कि पूरे का पूरा राष्ट्रीयकृत करो। और इंदिरा गांधी ने हवाला दिया था कि हम इसलिए राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं क्योंकि सारा पैसा हम ले और उसके बाद सबको इक्वली बांट ले, मतलब आपस में नहीं, मतलब लोगों को दे दें। मेरे बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो है इंडिया में एक शब्द इस्तेमाल इसलिए बाद में जो मैंने बोला था प्रियम्बल में जो ऐड किया गया, तो कुछ कुछ उसी समय ऐड इसलिए किया गया था, जो मैंने पॉलिटी में बताया भी था आपको, क्योंकि सबको ये लगे कि ये इस तरह से नहीं हो रहा है, सबको ये लगे कि समाज सेवा हो रहा है। हुआ भी, मतलब अपना सेवा भी तो समाजी सेवा है। तो लॉजिक है कि कुछ इस तरीके का हुआ। बट ध्यान में रखिएगा, इस कांड को जरा देखिए। पहला, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी दिख रहा है आपको, इसमें इसलिए इस तरीके का बनाया गया था कि पता नहीं चले कि कौन है वो। तो डूइंग नेपोटिज्म, स्कैम, नॉट हेल्पिंग पुअर फार्मर, सारा अमीर लोग पैसा रख ले रहा है। और गवर्नमेंट के पास ना, मैंने भाई एक पॉलिटी का टॉपिक, पॉलिटी में आपको बहुत अच्छे से बताया कि सर सरकार के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जमीन कैसे उन लोगों को दे जिसके पास जमीन नहीं है, और उसके लिए इतना सारा जो है तामझाम हो रहा था। क्या जिंदा हो सब? रहना जिंदा। तो सर ये लोग मदद नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम सारे का सारा ऑनरशिप ले लेंगे। तो सर आप मुझे बताइए, याद करिए, जवाहरलाल नेहरू ने भी तो ऑनरशिप एक्ट 1949 में क्या 48 में 49 में, जिसके तहत आरबीआई को अपना बना लिया गया। अरे ऑनरशिप एक्ट 1949 आरबीआई आजादी के बाद, क्या 48 में? सर 49 में रेगुलेशन जारी किया गया, 48 में क्या हुआ? ऑनरशिप एक्ट आया। तो उसी तरीके से यहां पे इंदिरा गांधी ने भी 80s के समय बैंक नेशनलाइजेशन किया,
बैंक नेशनलाइजेशन 1969 में भी हुआ, और इसी समय आपको याद करिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, मैंने याद करवाया, बताया भी था। कब कराया था? 4+2 6, तो 1976 में सबसे पहला जो है मिनी अमेंडमेंट हुआ, मिनी मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इतना सारा कुछ तहस नहस कर दिया गया, उसके पीछे ये सब भी एक कारण था। तो सर अब इसमें बहुत सारा बैंकों का होता था, तो हमने क्या बोला कि अब बैंक प्राइवेट नहीं रहेगा, राष्ट्रीयकृत रहेगा, और इसमें सबका रोल था। अब जरा ये डेट देख लीजिए, और ये डेट देखिए जरा, बताइए कि काम का क्या है, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन बन जाएगा फटाफट। 1948 आरबीआई ने ऑनरशिप एक्ट किया, मतलब गवर्नमेंट ने किया। 48 ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में ये सब कुछ शुरू हो गया। 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आया, और अभी जो कुछ देर पहले क्वेश्चन बताया था उसमें ये भी ऑप्शन था, तो पहला 5 साल का प्लान 1951 में शुरू हुआ। कुछ समझ में आ रहा है? दूसरा 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया फ्रॉम टाटा के द्वारा, समझ में आ रहा है? दूसरा 1955 में इंपीरियल बैंक का नेशनलाइज किया गया, और नाम क्या कर दिया? एसबीआई। तो अगर कोई पूछे कि एसबीआई कब राष्ट्रीयकृत हुआ, तो कब हुआ? 1955 में। आगे उसके बाद ये काम का है। दूसरा ये आपको डेट याद रखना है, 1955 से 56 एलआईसी जो है एक्ट बनाया गया, और ओवर प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस को हटाकर एलआईसी में कन्वर्ट कर दिया गया। कब की बात है? 55 से 56। 57 में पहला जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना था केरला में, और उसमें एक काम भी हुआ था। उसके अलावा 61 के अंदर ऑपरेशन विजय चला गया, जिसमें गोवा को, दमन और दिल्ली को, दमन एंड दीव को करेगा। ऑपरेशन विजय बहुत काम का है, मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने। तो ऑपरेशन विजय, गोवा पहला राज्य जो गुलाम हुआ और अंतिम राज्य जो आजाद भी हुआ। तो इस तरीके का काम है। दूसरा 1963 स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर को मर्ज कर दिया गया। याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला याद रखना। 1969 में बैंकिंग कंपनी का जो है एक्ट जो है, इसमें कुछ किया गया, जिसके अंदर नेशनलाइज करने के लिए प्राइवेट कंपनी को जानबूझकर परेशान किया गया। क्या बोला गया कि 14 प्राइवेट बैंक विथ ग्रेटर देन 50 करोड़ डिपॉजिट्स वेयर नेशनलाइज। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, देना बैंक, कैनरा बैंक, सभी बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। उसमें एक बैंक था कैथलिक बैंक। कैथलिक बैंक जो था ये लगभग रत्नाकर बैंक, धनलक्ष्मी बैंक डिड नॉट हैव सच लार्ज डिपॉजिट, सो दे वर नॉट नेशनलाइज्ड, सो दे आर कॉल्ड एज ओल्ड प्राइवेट बैंक। तो ओल्ड प्राइवेट बैंक का मतलब ये है कि पैसा कम था, गवर्नमेंट सोचा क्या करेंगे इसको, गरीब को क्या मारेंगे, भाई पैसा ही लेना है तो उससे लो जिसके पास ज्यादा है, जैसे बीजेपी काम कर रही है। अब मुझे बताइए, बीजेपी जो रेड मरवा रही है ईडी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा, आम आदमी में मरवा रही है कि अमीर अमीर लोग में, नेता में मरवा रही है? तो बीजेपी अपना पैसा राजनीति का कैसे इकट्ठा करती है? वो रेड मरवा के करती है मशीन, समझ में आ रहा है? जितना पैसा बीजेपी ने इकट्ठा कर लिया रेड मार मार के, बाकी सब लोग पैसा कांग्रेस को सोच रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए कहां से लाए। आरजेडी तो सोचा है लालटेन जला के ही लाएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास, वो भी तो अभी खत्म हो गया। और बीजेपी ताम झाम से कभी झारखंड के सीएम को भेज दे रहा है, समझ में आ रहा है? कभी तमिलनाडु को इधर भेज दे रहा है, कभी वहां के गवर्नमेंट को। तो बीजेपी क्या है, पूरा देश का ख्याल रखता है, इसलिए सारे देश के नॉर्थ साउथ से पैसा ले रहा है सारे नेता लोग से पैसा जो ले रहे हैं, और सबके सब परेशान है। और इलेक्शन कुछ महीनों में है, और चंद महीनों में लोकसभा का इलेक्शन है, और चंद महीनों में लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा फिर हावी वही पड़ेगा। ऊपर से राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर के नाम बहुत लोग करोड़ों करोड़ रुपए चंदा दे दिए हैं। तो बीजेपी के पास पैसा का कमी है ये नहीं है, कुछ बुझा रहा है? तो फिर 2030 में किसकी सरकार हाँ भाई आप जान लो, हम नहीं बोल रहे हैं, बाकी चांस एक बार और मिल ही जाएगा, दूसरा क्या ही है। कोई अभी बीजेपी के सामने टिकने वाला नहीं है, और क्या मैं बोल रहा हूँ, हम बीजेपी के ना समर्थक है ना बीजेपी के हम हेड इन चीफ हैं बोलने वाले हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि कोई दिख भी तो नहीं रहा हरामखोर, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। और पॉलिटी में पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया, हो जाना बड़ा बेकार चीज है। जैसे बिहार में पॉलिटिकल वैक्यूम बहुत सालों तक है, और मैंने एक बार बहुत पहले भी जिक्र किया था, 1-1.5 साल पहले, कि आगे आने वाले समय में बिहार का पॉलिटिकल वैक्यूम बहुत खाली होना है। अब नीतीश जी ले लेके बच रहे हैं, भाई नीतीश जी के अलावा दूसरा ऑप्शन है तो दिखे, कोई दिख ही नहीं रहा है। और पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होना ये दर्शाता है कि युवाओं को झुंझुना दे दिया गया कि 6 गो अटेम्प्ट आईएएस का दीजिए, क्योंकि आईएएस का एनर्जी और युवाओं का एनर्जी उसी में खत्म किया जाए। इसलिए मैंने बोला कि 3 अटेम्प्ट एनर्जी से होना चाहिए। एक बहुत बड़ा झुंझुना है कि 6 अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो आईएएस कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी में ज्यादातर युवा को बेरोजगार से मतलब मुक्ति देने के लिए या उनका दिमाग उस पर नहीं जाने के लिए आईएएस का 6 अटेम्प्ट बढ़ा दिया गया। और ये बहुत बड़ा चेंज है जो युवाओं को समझ में नहीं आता, इसलिए उनकी पूरी एनर्जी खराब कर दी जाती है 30 साल तक, 32 साल तक। अब बचे ही नहीं किसी काम के लिए, कोई छोटा मोटा जॉब करेंगे और अपना जीवन पाल के निकल जाएंगे। इसीलिए 3 अटेम्प्ट पूरा एनर्जी से दो, नहीं तो छोड़ दो, लटके मत रहिए, क्योंकि आपका पूरा काम जो है बेकार हो जाएगा। इसलिए 3 अटेम्प्ट, नहीं तो सर ये बहुत बड़ा एक साजिश है जो चल रहा है, और आपको कभी समझ में आते आएगा तब तक कितना पीढ़ी बीत जाएगा।
और ये नेता लोग, इसलिए बूढ़े लोग, नीतीश कुमार ऑप्शन है। कोई युवा चेहरा कहां दिख रहा है? जो युवा चेहरा दिख रहा है उसको ब्लैकमेलिंग किया हो गया। कुछ बुझा रहा है? तो निवेदन आपसे ये है कि सर आप 3 अटेम्प्ट अच्छे से दीजिए, नहीं तो झुंझुना बजाना है तो बजाते रहिए, क्या दिक्कत है, बजाइए। फिर आपका बेटा भी झुंझुना बजाएगा, उसके बाद झुंझुना ही नहीं रहेगा कि बजा पाएगा, क्योंकि पैसे नहीं रहेगा। तो आपसे निवेदन है, फंसिए मत 6 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट एनर्जी से दीजिए, नहीं तो निकल जाइए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या जिंदा हो जैसे बोले ना। तो सर नेशनलाइजेशन में आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब आते हैं ओल्ड प्राइवेट बैंक। तो ओल्ड प्राइवेट बैंक ने क्या बोला? वो बैंक जिसका आमदनी मतलब जिसका जो कैपिटल था वो कम था, उसको नेशनलाइज नहीं किया गया। बड़े बड़े बैंक को किया गया, बाकी छोड़ दिया गया। उसमें देना बैंक, लेना बैंक, जो भी है सब थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1972। 72 दिख रहा है? 72-73 में एक चीज याद रख लीजिएगा, जरा लिखिए। गवर्नमेंट इसमें एक एक्ट निकालती है जिसमें बोलती है कि जितना भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है सबको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसको 4 सब्सिडियरी में नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस में कन्वर्ट करके कर दिया गया। यानी कि प्राइवेट जितना भी इंश्योरेंस कंपनी है उन सबको भी राष्ट्रीयकृत करो, और बाद में यही लोग आगे जाके एक नाम दे देंगे जिसका नाम है LIC। और LIC इतना पॉपुलर हो गया सर, इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि गवर्नमेंट को भी इसका अंदाजा नहीं था कि LIC है। आप मुझे बताइए LIC क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मतलब आपके जिंदा पे मिलता है कि मरने पे मिलता है? मरणोपरांत की जिंदोपरांत। भाई LIC का मतलब सुने सब हो, जानते ही नहीं हो यार। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आप अपने जीवन का बीमा कर रहे हैं, जीवन बीमा। समझ में आ रहा है? तो जीवन बीमा जब गए कि आप मर जाएंगे तो मरने के बाद आपके परिवार, बाल बच्चे और उन लोगों को एक बहुत बढ़िया भारी रकम मिल जाएगा जिस हिसाब से आपने किया है जीवन बीमा। तो नाम है जीवन बीमा, लेकिन मिलेगा कब? मृत्यु उपरांत। आप समझ में आ रहे हैं? तो आप जो है LIC, मुझे बताइए सिर्फ LIC कंपनी करती है कि और भी कोई LIC करता होगा? जिस तरह से मैंने मैगी का एग्जांपल दिया था कि मैगी तो एग्जैक्टली क्या है? नूडल्स है, लेकिन आप जब जाते हैं तो आप मैगी मांगते हैं और आपको ईपी देके चल जाता है और आप लेके आ भी जाते हैं। तो मैगी ब्रांड है, नूडल्स नहीं है। वैसा ही LIC एक कंपनी है। LIC मतलब जीवन बीमा नहीं होता है, लेकिन वो इतना पॉपुलर हो गया कि लोग यही बोलते हैं हमारे LIC कर दो, और LIC किसी दूसरे कंपनी से भी आप करा लेते हैं। तो कुछ वैसा ही पॉपुलर हो गया जिसके कारण मामला हो गया। क्या सुन पा रहे हो? 1980 में एक बड़ा कांड हुआ। 6 बैंक 200 करोड़ से ज्यादा जिसका डिपॉजिट था, जिसको नेशनलाइज कर दिया गया। कोई छोटा मोटा कांग्रेस अभी भी सोचो बिना कैसे चल रहा है कांग्रेस। आप समझ पा रहे हैं? तो घेर सकते हैं आप ऐसे जिन लोग हैं। कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इस लोगों का बहुत ज्यादा था, कर दिया गया। 2019 में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने 60% शेयर खरीद लिया जम्मू कश्मीर बैंक का, वहां का राज्य सरकार ने। आर्टिकल 370 हटा, यूनियन गवर्नमेंट टुक ओवर द शेयर होल्डिंग। अरे कुछ बुझा रहे? स्टेट गवर्नमेंट ने पहले किससे लिया? वहां के बैंक से लिया, और जैसे 370 हटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य से अपने पूरा ले लिया। तो ये भी काम है आगे। उसके बाद ये मसाला बनाने के लिए ज्यादा जरूरी है, राजनीति जिनको करना है कर सकते हैं। इसमें एक नाम नहीं भूलिएगा, वो है नरसिम्हम कमेटी। बहुत बढ़िया कमेटी है। हर जगह जब कमेटी का नाम याद नहीं आए तो नरसिम्हन कमेटी याद रखिएगा। इसने रीजनल रूरल बैंक में भी काम किया। इसी ने बताया कि आप पूरे बैंक को ये बोलो कि गांव में खोलना ही पड़ेगा ब्रांच। इसलिए नरसिम्हम कमेटी जब भी है तो किधर बैंक में मारोगे कि उसके बाद बाइक में मारोगे? बैंक से रिलेटेड कमेटी मारिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है रिफॉर्म कमेटी के अंदर, आप इतना याद रखिएगा। दूसरा है डेथ। ये डेथ में न्यूज आने के बाद 2021 में चूंकि जो नरसिम्हन थे उनका डेथ हो गया, उसके बाद 2022 में क्वेश्चन नहीं पूछा और 2023 में इन पे खूब क्वेश्चन पूछ दिया। तो चूंकि ये न्यूज में है इसलिए नरसिम्हन कमेटी और इंपॉर्टेंट हो गया, और ये लगभग 2025-26 तक तो आपको नरसिम्हन कमेटी पूछेगा। तो नरसिम्हन कमेटी सब सारे जितना भी रिलेटेड था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसमें भी गांव में बैंक खोलना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से रोका जा सकता है। नरसिम्हन का बड़ा अच्छा तरीका था। मतलब आगे मिलेगा, इस कमेटी का पूरा डिटेल में है दिया हुआ। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट। जिसमें उन्होंने पॉइंट भी बोला था कि अगर आप चाहते हो कि देश को इकोनॉमी मतलब पूरी तरीके से विकसित हो, तो उन्होंने बोला था कि जितना भी बैंक है उन लोग को मैंडेटरी कर दो कि अगर जो भी आदमी उस गांव में नहीं खोल रहा है, जैसे बहुत सारे डॉक्टर बन जाते हैं, आप लोग में से बहुत लोग डॉक्टर बन जाएंगे, और डॉक्टर बनने के बाद गांव में कोई बैठेगा ही नहीं। उसके बाद फिर वो अपना क्लिनिक कहीं शहर में, बड़े शहर में करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। कुछ बुझा रहा है? लेकिन सर एक आदमी है, एक डॉक्टर है जो हिंदी में आपको पढ़ाए थे। कौन डॉक्टर था? जो गांव में जाकर और इलाज करता है, उसको मतलब ही नहीं रहता है। महिला आंचल में पढ़ाए थे नहीं? क्या नाम था डॉक्टर का?
ठीक है, नहीं याद है तो नहीं याद है, आप जानो। उसमें बेचारा वो इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर रहता है, लेकिन बोलता है कि हम गांव में जाकर सेवा करना चाहते हैं, और गांव में जाकर सेवा करता है। नहीं, तुमको श्रीवास्तव जी की याद है? डॉक्टर सिन्हा। आइडिया तो ठीक लगेगा, लेकिन चलो गलत हो गया है। 2009 का क्वेश्चन है, जरा देखो इसको क्या लिखा हुआ है। इन इंडिपेंडेंट इंडिया इकोनॉमी, इसमें से कौन सा चीज पहले आया? अभी जो बताया आप तो कम से कम बन जाना चाहिए। बन गया? तो सर इसमें से सबसे पहले कौन आया होगा? तो यानी कि इनएक्टमेंट ऑफ कौन? बैंक रेगुलेशन एक्ट। अब आपको पहला चली गया 5 साल का प्लान कब है? 1951 में। आपको मैंने बता दिया था नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी भी बाद में ही हुआ। नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में हुआ। तो सर बच कौन गया? इनएक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब हुआ? 1948 को 49 48 में ऑनरशिप एक्ट हुआ। समझ में आ रहा है? तो सर दिमाग में रखिएगा इस तरीके का काम जो है। अब ये जो डेट वाला पार्ट है ना, इसमें यही होता है, 2 क्वेश्चन पूछता है, अगर आसानी से रह जाएगा तो काम हो जाएगा, नहीं तो वहां पे कंफ्यूजन हो गया तो जीवन लाला हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा, बताओ। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन ए स्टेट इन इंडिया। दूसरा, इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही है ना? क्योंकि इंडिया का ही बैंक उस समय सबसे बड़ा था, उसका नाम क्या कर दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर हम देख लेते स्टेटमेंट 2, एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड बिकम द नेशनल कैरियर। एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद फिर गोवा बिकेम पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब भैया आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में जान है नहीं है? 2018 का प्रीलिम्स का याद रहेगा तो बना लोगे, इसीलिए ये जो थीम है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज का होमवर्क है, लिख लीजिए कंप्लीट ये वाला थीम, क्लास खत्म। समझ में? लिख लो, बाकी जहां काम किया मैं बता दूंगा। पढ़ लेना प्रभु, पढ़ लेना। ओके, अब आते हैं एकत्रीकरण, जरा इस पे पढ़िए। बन गया? सॉरी, उसको देख लीजिए एक बार, आसान है ये। 2 शब्द है, एक है कंसोलिडेशन है। देखो तो किसी चीज पे कंसोलिडेट करने का मतलब होता है कि दोनों चीज हो जाए। जिसमें इसमें क्या लिखा है? मर्जर और प्राइवेटाइजेशन। दिख रहा है 2 शब्द? आप मुझे बताओ, मर्जर में और प्राइवेटाइजेशन में ये डिफरेंस मैं क्या बताऊंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और मर्जर क्या होता है? मर्जर क्या हो गया कि जब आप कम ट्रांजेक्शन कर रहे थे, औकात कम था, तो आप बड़े बैंक से मिला दिए, है ना? जैसे मान लीजिए कि सर ये इलाहाबाद बैंक था, इलाहाबाद को मैंने बोला कि यूनियन बैंक में ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है तो यूनियन बैंक से मिल जाओ, ये हो गया मर्जर। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन में सिंपल होता है, जैसे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया देखो ऐसा है, इसमें इतना शेयर ऐसे ऐसे है, अब इसमें का पूरा जितना भी शेयर है हमारा कम हो गया, अब सारा का सारा प्राइवेट उसको चलाएगा, मतलब एचडीएफसी बैंक चलाएगा। तो जब 50% से ज्यादा होता है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है कि प्राइवेटाइजेशन में अलग अलग डिफरेंस क्रिएट है, बताया हुआ है। तो लॉजिक क्या है, आप मुझे बताओ, प्रॉब्लम इसमें होता है। अब मुझे बताओ, जैसे छोटे बैंक को अगर हमने बड़े बैंक से मिला दिया, जो छोटा बैंक होगा वहां का भी कोई ना कोई मैनेजर होगा, और आप बड़े बैंक में मिला रहे हो तो बड़े बैंक में मैनेजर पहले से है ही है। तो सबसे बड़ा सवाल इस बात का हो जाता है कि ये भी मैनेजर है, कैसे खटेगा कि हम स्वीपर में कैसे खट लेंगे, या कैसे खट लेगा कि हम मार्केटिंग कर लेंगे? ये तो बैंक मैनेजर था ना भाई। तो ये तो बोलेगा कि मैं बैंक मैनेजर था, तो मेरे को रखोगे कहां? क्योंकि भाई इज्जत की बात है ना। अब आप कहीं बैंक मैनेजर थे और कहीं जाकर आप जो है उसके बाद असिस्टेंट कलर का काम कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा तो मतलब बहुत कम ही लोग होंगे जिसको एडजस्ट कर पाएंगे। अरे हाँ है ना? तो बैंक के लिए सबसे बड़ा समस्या मर्जर में ये हो गया कि हरामखोर मिलाया जाए तो पोस्ट कैसे डिसाइड किया जाए। राजनीति में भी ऐसा ही होता है, जब 3-4 लोग मिलते हैं तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमको 3 को मंत्रालय चाहिए। अरे हाँ है ना, मांगेंगे भाई, मांगेंगे, स्वाभाविक है। फिर कोई और बोलेगा 2 को मंत्रालय चाहिए, इसलिए टूट जाता है। अंतिम में खूब पला के बोल देता है हाँ ठीक है। उसके बाद जैसी सरकार बनाया, उसके बाद सरकार बनाने के बाद उसके बाद बस जीतन राम मांझी फिर गायब हो जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स। फिर जीतन राम मांझी को जब इस्तेमाल करना होता है नीतीश कुमार को, तब फोन कर रहे हैं, हेलो जीतन आओ, आप समझ जीते के बाद आओ, तो फिर जीतन राम मांझी आ जाते हैं। मतलब कहने का सेम ही है कि मर्जर और प्राइवेटाइजेशन में प्रॉब्लम ये होता है। इधर देखिए, दिख रहा है स्टाफ लोग लाठी लेके खड़े हैं। तो एक आरबीआई ने बड़ा अच्छा नियम लगाया, कहा कि सुनो, न तेरा ना मेरा, रिटायर हो। एक शब्द मैंने बार बार जिक्र किया, VRS,
वॉलंटरली रिटायरमेंट सिस्टम। आप अपने इच्छा से, चूंकि मान लीजिए नियम है कि 60 साल में आपको रिटायर हो जाना है, तो आपने बोला, जैसे मैंने, अरे गुप्तेश्वर पांडे के बारे में मैंने कितनी बार बोला कि उन्होंने वीआरएस 2-2 बार लिया, बोले कि नहीं अब हमको मन भर गया आईएएस से, अब हम राजनीति में जाना चाहते हैं। अलग बात है कि टिकट मिलना था, नहीं मिला तो अब झाल बजाना अलग है, बट फिर भी। तो वीआरएस का मतलब क्या होता है? इच्छा से रिटायरमेंट लेना कि अनिच्छा से लेना? नाम में इच्छा है, लेकिन बैंक वाला सबको बोला कि प्रभु ऐसा है वीआरएस साइन करिए, नहीं तो समझ लीजिए। तुम बताइए मुझे, नाम में इच्छा है लेकिन इच्छा से हो रहा है कि अनिच्छा से हो रहा है? अनिच्छा से हो रहा है। इस पर बड़ी अच्छी मूवी भी आई थी, उसमें से जितने भी लोग जो 50 साल के हो गए थे उन लोग को रिटायरमेंट पहले ही करवा दिया बैंक वाला और कंपनी वाला कि चलिए लेके जाइए, लीजिए पैसा, लीजिए जाइए। उसको मन नहीं था, लेकिन वो रिटायरमेंट ले लिया। अब करे तो करे क्या हो? तो नियम बनाया गया कि लालच कुछ तो देना चाहिए, तो बोला कि 30-30 लाख रुपया मिलेगा, रिटायरमेंट लीजिए, जाके बिजनेस देखिए, देखिए क्या करना है नहीं करना है। समझ में आया? तो सर इस प्रॉब्लम को इसलिए मैंने बोला क्योंकि अभी तुरंत न्यूज में था ये, और तुरंत न्यूज में ये था कि कुछ छोटे छोटे बैंक के लोग वापस में रिवोल्ट करने के लिए और ये सब जो है कर देते हैं। तो सीधा बोला गया कि भैया वीआरएस लीजिए, यहां लिखा हुआ है ना, वी विल गिव वीआरएस, तो पैसा मूल भी मिल जाता और बोले जाता जाके बिजनेस करिए। अब जरा इसमें देखिए, 2008-10 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एसबीआई में मर्ज हो गया। फिर आगे 2013 में भारतीय महिला बैंक जो कि हेडक्वार्टर दिल्ली में था, उसका यूनियन बैंक ने, और सॉरी यूनियन गवर्नमेंट ने खुद उसका पूरा का पूरा ऑनरशिप ले लिया। उसी तरह से बीएमबी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, इसमें स्टाफ और इन लोग का भी कुछ अलग अलग प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद विजय एंड देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से फिर नीचे जितना भी आते जाएंगे कांड जो है होता जाएगा। अब मैंने एक बात आपको पढ़ाया था कि हर बैंक को आरबीआई टारगेट देता है कि आपको इतना प्रतिशत लोन किसी ना किसी को देना है। पीएसएल पढ़ाया था, याद है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, कि 40% आपको गांव के लोगों को देना है, किसान को, महिलाओं को देना है। तो कोई दे नहीं दे, तो मैंने बोला तो उसमें सर्टिफिकेट ले लेता है सब। जैसे बोला एक्सिस बैंक वाला एसबीआई से कि भाई सुन, तेरा एरिया ज्यादा है, मेरा एरिया कम है, तो तू मान ले 40% लोगों को दे चुका है, तू 10% और एक्स्ट्रा लोगों को दे रहा है, 50% लोगों को दे दिया, ठीक है? तो तू अपना हमको सर्टिफिकेट दे दे। तो कुछ उसमें बोलते हैं कि सर ये तो अनएथिकल बात है कि भाई वो तो किया नहीं और दूसरे से मांग लिया। ये तो कुछ वैसा ही बात है ना कि भाई प्रोजेक्ट आपको करने के लिए दिया गया था, आप प्रोजेक्ट किए नहीं, जो आपसे ज्यादा किया था उससे ले लिए, उसको थोड़ा पैसा देके मैनेज कर लिए, तो अनएथिकल है। लेकिन आरबीआई क्या बोलता है कि देखो हमको किसी तरीके से 60% चीजों को अचीव करना है। तो दो बैंक मिलके मान लो 50 और प्लस 10 60 कर लिया, तो क्या दिक्कत है? उसको कोई मतलब नहीं है। तो वहां पे एथिक्स और उसका बात मत लगाइएगा, क्योंकि कभी कोई पूछ लेता है ये। बाकी नीचे आएंगे, कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? दो चीजें, प्राइवेटाइजेशन और मर्ज, दोनों को मिला देंगे तो उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। बाकी बात खत्म, साथ साथ बोलें तो। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक दिख रहा है? अरे जैसे बोलो ना, 2 मिनट इसको पढ़ लो, आज का क्लास इतने तक रहेगा। पढ़ो जरा, एम नरसिम्हम का है, पढ़ना जरूरी है ये। एम नरसिम्हन ने ही बताया था कि जितना भी विरोध हो रहा है, स्कैम हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है सरकारी बैंक में, क्योंकि सरकारी बैंक पूरी तरीके से राष्ट्रीयकृत हो जाएगा तो प्राइवेट बैंक वाले इस तरीके का काम करेंगे, मतलब उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो नरसिम्हन ने बोला कि कुछ प्राइवेट बैंक को अलाउ करो, नहीं तो पूरा का पूरा बैंक कोलैप्स कर जाएगा। तो सर प्राइवेटाइजेशन या बैंक प्राइवेट को अलाउ करने के पीछे भी नरसिम्हन का सबसे बड़ा हाथ है। तो उन्होंने बोला कि कुछ प्राइवेट बैंक को दो और उनको कुछ शेयर दे दो, ताकि वो लोग अपने हिसाब से रन करें। सारा का सारा सरकारी कर लोगे तो मामला ठीक नहीं चलेगा, और कभी हो भी नहीं सकता है। तो नरसिम्हन का भी सेम क्या लिखा है? गवर्नमेंट अलाउ प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर पीएसबी। तो बहुत सारे पे कंट्रोल कम किया गया, और ये सही भी किया गया। अन्यथा इसलिए देखो, जिस तरीके से मतलब बोला जाता है, लक्ष्मीकांत जैसे पॉलिटी में मान लो किताब के लिए हालांकि एक फैल गया ना अफवाह की बाइबल है, वैसा ही बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितना भी है वो नरसिम्हन कमेटी एक तरह का वो बाइबल की तरफ मान लो या उनको गॉड की तरफ मान लो, क्योंकि ऐसा ऐसा सॉल्यूशन दिया है जो सॉल्यूशन किसी कमेटी ने कभी नहीं दिया। इसलिए नरसिम्हन कमेटी अगर आप भूल गए इकोनॉमिक्स में, तो सर इंटरव्यू में आपको मार्क्स ही नहीं देगा। अगर आपने इनका नाम नहीं लिया इंटरव्यू में या मेंस में, तो आपको मार्क्स मिलेगा ही नहीं। मजाल ही नहीं कि कोई आपको मार्क्स देते, और देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये बोला जाए कि सर 2011 का वर्ल्ड कप कौन जिताया, 2000 उसके बाद इस तरीके का, और आपको अगर उसका नाम याद नहीं है जिसने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हो, तो फिर कोई आदमी आपको रिजल्ट क्यों देगा?
नहीं देना चाहिए। नरसिम्हन कमेटी में कुछ वैसा ही नरसिम्हम का जो है हाल है। हालांकि ये खुद पहले रह चुके हैं, नरसिम्हन गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट सीआरआर एसएलआर का जो इंट्रोडक्शन है गवर्नमेंट ने जानबूझ के किया। इधर देखो गवर्नमेंट को बोला गया गवर्नमेंट शुड डिक्रीज इट्स शेयर होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर। दूसरा आरबीआई शुड डिक्रीज सीआरआर एंड एसएलआर। आरबीआई को बोला गया कि भैया तुम अपना सीआरआर एसएलआर घटाओ, पैसा दो ताकि लोन में ज्यादा सर्कुलेट हो। तीसरा गवर्नमेंट शुड नॉट डिक्टेट इंटरेस्ट रेट टू द बैंक, लिबरलाइज द ब्रांच एक्सपेंशन पॉलिसी। बैंक को लोनदार या फिर शाखा विस्तार नीति तय करने में जो है दखल नहीं करनी चाहिए। इस तरीके का पॉइंट दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? एम नरसिम्हन के द्वारा। नेक्स्ट है अलाउ एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक एंड न्यू फॉरेन बैंक, हमको अलाउ करिए। इसीलिए आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक राउंड 1 1993 से 95 में आया, राउंड 2 में कोटक महिंद्रा आया, राउंड 3 2013 से 16 में। इसमें जो रघुराम राजन थे इन्होंने इनवाइट किया एप्लीकेशन, जिसमें बिमल जलाम कमेटी जो है बना और उसके अंदर फिर बहुत सारे बैंक को फिर सेलेक्ट किया गया, जिसके अंदर बंधन बैंक वगैरह याद है। अरे बंधन बैंक तो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 बंधन बैंक, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, आईडीएफसी जो है बनाया गया। उसी तरीके से और भी बहुत सारे कंपनी को अलाउ किया गया। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस चलता है। बाकी अब आगे का आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। पेज नंबर जो बता रहा हूं वो पढ़ लेना, लिखो पहले, बाकी जहां जहां मेरा जरूरी है वहां। तो पहले पेज लिखिए 116 से लेकर लास्ट तक, देख लिया। फिर एक और लिख लो 100 से लेकर 116 तक। ठीक है, लिखिए। अरे जैसे बोले ना, तो बेसिकली 100 से कहां तक हो गया? लास्ट तक हो गया, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा। इसमें दो चीज और मेरा जहां जरूरी है मैं वहां बता देता हूं। देखो इसमें मेरा जरूरी नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसका फ्रीडम ले सकता हूं, ठीक है। मेरी हालत भी थोड़ी सी खराब है लेकिन फ्रीडम थोड़ा ले सकते हैं। देखिए पॉइंट देखिए, इसमें आपको एक डिफरेंशियल बैंक दिख रहा है कहीं पे? मुझे पता नहीं कि इन्हें धुंधला क्यों दिख रहा है। चलिए डिफरेंशियल बैंक और एक है यूनिवर्सल बैंक, ये दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, दोनों का डिफरेंस देखो, क्योंकि ये पूछता है। ये पहले देख लो फिर मैं समझा देता हूं, क्योंकि यही मेन इसमें है मुद्दा। हाँ आरआरबी भी है, लोकल एरिया बैंक भी है, ठीक है। नरसिम्हन कमेटी देख रहे हो, इसका पीछे नहीं छोड़ सकते हो। मैं एक डिफरेंस बताता हूं। देखो डिफरेंशियल बैंक शब्दों पे जाओ और एक है यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक जहां पूरा हर जगह हो, और डिफरेंशियल बैंक में भैया हर जगह नहीं हो, उसके रिस्ट्रिक्शंस हो कि तुम इस एरिया में हो तो इसी एरिया में रहोगे। मतलब अब ग्रामीण बैंक बोले कि नहीं हमको भी दिल्ली में खोलना है, तो दो थप्पड़ मारेगा आरबीआई, समझ में? क्योंकि उसको बोला बेटा तुम्हारा औकात इतने थे, इतना ही में रहो, समझ में आ रहा है? मतलब तुमको उसी काम के लिए दिया गया है। आप मुझे बताओ अगर हर बैंक दिल्ली में, हाँ पहले जनरली हर बैंक ना एक ही एरिया में होता था, बॉम्बे में या दिल्ली में, सब वही खोल रहे हैं, तो और सबका क्या होगा? और इस वजह से तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मनी लेंडर वाला काम, कि सब हम लोग ले रहे थे किसी रिश्तेदार से, किसी गांव वाले से पैसा ले रहे थे और सब गुलाम प्रथा चल रहा था। तो सही, इसलिए तो नियम नरसिम्हन कमेटी ने बोला कि हर बैंक को नियम बनाओ कि इसका ब्रांच होना ही चाहिए गांव में। तब एसबीआई वाला लोग सब जो है अकल ठिकाने पे आया। नहीं तो पहले कहां, अरे मोतिहारी में भी अगर एक बात बोलते हैं, बहुत समय तक कहां बैंक उतना ज्यादा था, मतलब बहुत समय तक बैंक नहीं था, बहुत छोटे छोटे बहुत कम बैंक थे, और थे भी तो उतना रेगुलेशंस नहीं था। मोतिहारी जबकि शहर उस एरिया का है, और गांव का तो बात ही छोड़ो। अभी के समय में मोतिहारी से और शहर से अच्छा काम गांव में हो रहा है, चाहे ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से ही हो, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक के माध्यम से ही हो, लेकिन वहीं काम ज्यादा तगड़ा हो जा रहा है, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे। लॉजिक ये है कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक या फिर लोकल एरिया बैंक वो लोग बड़े लेवल पे नहीं खोल सकते। यूनिवर्सल बैंक का ब्रांच लगभग हर जगह होता है, बोथ टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट, टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट, कासा और एफडीआरडी बताया। उसके बाद पेमेंट बैंक एक्सेप्ट मैक्सिमम 1 लाख डिपॉजिट ओनली। अब 2021 में लिमिट को बढ़ा दिया गया। छोटे बैंक का भी कैपेसिटी भी कम ही होता है, भाई कैपेसिटी कम होना भी चाहिए, तो उनका बैंक का कैपेसिटी कम दिया, क्योंकि कैपेसिटी अगर इनका ज्यादा हो गया तो फिर तो यूनिवर्सल बैंक में नहीं चल देंगे, तो उनका कैपेसिटी बोलेगा कि इस एरिया में क्या। अब बताइए मुझे, उत्तराखंड के अंदर एक मतलब गांव है जहां पे 20,000 लोग हैं मुश्किल से, वो भी कहीं कहीं दूर पे हैं, 10,000 लोग हैं वो भी कितना दूर पे है। आप जब पहाड़ी में जाते हैं तो आपको पहले बात घर दिखेगा नहीं जल्दी, अब तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि टूरिस्ट माहौल, लेकिन पहाड़ी में जाएगा भूल भूल लोग निकल रहा है कहीं कहीं से, लेकिन घर दिख ही नहीं रहा कहीं, घर कहाँ है, और लोग किस जंगल से किस कंकरमाए कहां पहुंच जा रहा है कुछ अते पता नहीं है। वो तो जब आप एक सिटी जो बस गया, जैसे मान लीजिए बस गया, वहां पे आपको दिख रहा है, लेकिन बीच में अपनी घर है, कहां रह रहे हैं कैसे रह रहे नहीं पता, लेकिन रह रहे हो। बट आपको पता नहीं है, समझ में आ रहा है
इसलिए कभी जाके देखिएगा, जैसे आप नजदीक में जो है वो पहले वहीं चले जाओ, काठमांडू ही चले जाओ, नजदीक में वही है, नहीं तो ऋषिकेश चले जाओ। तो जहां पे बस चुका है शहर वो तो ठीक है, बट जहां 10,000 लोग हैं उनके लिए बैंक है, उनको बुलाना पड़ता है फोन करके, यहाँ ही बैंक खोलल हुआ। इसलिए वहां पे सुविधा दिया जाता है, उद्घाटन बैंक का होता है। अब मान लो मोतिहारी के अंदर या दिल्ली में बैंक कोई खोले, उसका कोई उद्घाटन वगैरह नहीं होता है, वहां इसलिए उद्घाटन होता है कुछ बहाने कुछ लोग आ जाए। लेकिन उसके बावजूद लोग अपने काम में इतने बिजी होते हैं, मतलब क्या, सुबह में लकड़ी लेना है और लकड़ी लेने के लिए काफी दूर जाते हैं, फिर आते हैं, उसी में उनका लाइफ है। तो लोग को देना भी बहुत, इसलिए पोस्ट ऑफिस बहुत बड़ा सक्रिय काम किया बैंक से ज्यादा, इसलिए बैंक वालों को सबसे ज्यादा डर पोस्ट ऑफिस से लगता है। जैसी पेमेंट बैंक खुला, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, बैंक वाला डर गया, और इसलिए बैंक वाले ने मामला टाइट किया आरबीआई के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू। समझ में आ रहा है? क्योंकि पोस्ट बैंक का क्या है कि गांव में बहुत पकड़ है, और पोस्ट ऑफिस को लोग बहुत ही पॉजिटिव वे में देखते हैं। अरे कुछ बुझा रहा है, वो देखते लगता है हाँ ये ठीक बात। और बैंक को आज भी भले गांव के लोग देखते, लेकिन डर लगता है कि लेके भगवान ना दो। वो पूछ लेते हैं बार बार कि जैसे अच्छा साइन करवाया, ओटीपी मांगा, तो पहला क्वेश्चन होता है कायला। अरे कोई आदमी से आप अभी आप मांग सकते, गांव के लोग से आप मांग ही नहीं सकते ओटीपी। शहर के लोग अपने आप इतने तेज बनते हैं, वही लोग ओटीपी देते हैं। समझ में आ रहा है? गांव के लोग मजाल नहीं है ओटीपी दे देगा। समझ में आ रहा है? वो लोग तो मतलब आप उनसे अकाउंट नंबर पूछेगा तो खाता संख्या नहीं बताएगा वो। तो एजुकेशन के हिसाब से लोग कहते हैं कि अवेयरनेस बढ़ जाता है, तो कुछ मामले में आकर यहाँ फंस भी जाता है। समझ में आ रहे हैं? क्योंकि कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। चलिए यहां तक देख लिए। उसके बाद अब लास्ट है लोकल एरिया बैंक के बाद, वो देख लेते हैं, थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक। पहले मैंने बोला कोई भी पेमेंट बैंक के पास यह अधिकार नहीं है कि वो आपको लोन दे सकता है। वो पेटीएम जो अगर लोन दे रहा है तो वो आपका पैसा, उसका पैसा नहीं, उसका औकात ही नहीं देने का। वो किसी दूसरे बैंक से या किसी तीसरे फाइनेंसर से उसका पैसा आपके थ्रू, मतलब उसके थ्रू दिलवा दे रहा है आप तक। इसलिए अगर आप मान लीजिए आपको कोई क्रेडिट कार्ड मिला पेटीएम का, तो पेटीएम का क्रेडिट कार्ड नहीं है, पेटीएम ना कोई क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है, ना ही कोई लोन दे सकता है। वो पेटीएम किसी बैंक से होगा, एचडीएफसी का पैसा है उससे लेगा। इसीलिए किसी भी पेमेंट बैंक सर्विस को लोन देने का सुविधा नहीं है। कुछ बुझा रहा है? लोन वो लोग नहीं देते हैं। इसीलिए उन लोग का क्या चलता है, ये लोग इंटरमीडिएट का काम कर देते हैं कि उस ऐप पे किसी तीसरे फाइनेंसर को रखा, मान लीजिए चोला को रखा, चोला से इंटरलिंक किया और बोला कि तेरा पैसा रहेगा, तेरा पैसा किसी और के पास जाएगा, हम उस बीच में कुछ मार्जिन कमा लेंगे, बात खत्म। तो कोई पेमेंट बैंक कभी भी लोन या क्रेडिट कार्ड आपको नहीं दे सकता है, चाहे एयरटेल पेमेंट बैंक हो, चाहे पेटीएम, चाहे जितना भी तरह का पेमेंट बैंक हो। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ बुझा रहे हैं? और पेटीएम का तो अभी न्यूज में कुछ चल भी रहा है, ठीक है। तो अभी बहुत सारा नियम है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, बता दूंगा वो नियम बहुत काम करने, क्योंकि अफवाह थोड़ा है, पेटीएम के वैल्यू को गिराने के लिए थोड़ा किया गया है, बट कोई बात नहीं है, वो सब हमको काम करनी है, वो सब मसाला है, यूट्यूब पे बनाते रहिए, जीवन जिंदाबाद करते रहिए। नीचे आइए। कमर्शियल बैंक, डिफरेंशियल बैंक बता दिया आपको। डिफरेंशियल बैंक क्या है? रूरल एरिया में रहेगा कि यूनिवर्सल एरिया में रहेगा? रूरल एरिया में रहेगा। बाकी उसके नीचे स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी आपको, और पेमेंट बैंक। तो मुझे बताओ ये वाला डिफरेंस जरूर ध्यान में रख लेना, एक सेकेंड दो। स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें एक नियम है कि लाइसेंस उसी को दो जिसका 10 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग और फाइनेंस में। पेमेंट बैंक में है कि कंपनी, सुपरमार्केट चेन, कोऑपरेटिव एंड कंपनीज कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट इंडियंस, जो लोग यहां के हैं, जैसे पेटीएम क्या इंडियन है कि अमेरिकन है? इंडियन है। तो जो यहां के हैं उन लोगों को आप दे सकते हो। दूसरा, आरबीआई कमिटी गिव सिलेक्शन प्रेफरेंस नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के लोगों को देते हैं। यहाँ पे पेमेंट बैंक कहीं कहीं दे दिया जाता है। तो ये पूरा डिटेल देख लेना, बाकी बस इसमें याद एक रखना क्या कि भैया पेमेंट बैंक ना क्रेडिट कार्ड दे सकता है, ना ही लोन दे सकता है। जियो पेमेंट बैंक भी होता है, जानते होंगे आप लोग, है ना। तो ये सब काम जो है होता है, इस तरीके से दिमाग में रख लीजिएगा। बाकी अब आगे का जितना भी है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, अब एक ही पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक दिख रहा है आपको, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, दोनों में फर्क क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आप खोल सकते हैं। अरे जानते हैं ना, इसका पोस्ट ऑफिस का कार्ड भी मिलता है, एटीएम कार्ड, सब कुछ कर सकते हैं। इस पर कुछ पाबंदी है, कितना ही लिमिटेशन तक है, चाहे जिस लिमिटेशन बड़ा बैंक वाला आ जाएगा सकते में। इसलिए गवर्नमेंट जो है बैंक वालों को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर लेता है। उसके पीछे कारण है कि वो डर आता है कि भैया हम कर देंगे, ये पोस्ट ऑफिस को हम मतलब आगे बढ़ा देंगे, इस तरीके का। पता नहीं क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा है। चलिए एक क्वेश्चन है 2016 का, जरा बताना इसमें पेमेंट बैंक के बारे में क्वेश्चन है, देखो तो।
2016 क्वेश्चन दिख रहा है? अच्छा थोड़ा ऊपर कर दो इसको और पता नहीं ये काम क्यों नहीं कर रहा। जल्दी बनाओ, किसका सब बन गया हाथ खड़े करो। नहीं बना? जल्दी बनाओ नहीं तो कचुम्बर निकाल दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बन जाना चाहिए। किसका सब बन गया हाथ खड़े करो। निद्रा के मुद्रा से जागो। रील्स कोई नहीं देख रहे हो ना यहाँ पे? देखते रहना, उसके बाद आप पे रील्स बनेगा, उसके बाद फील लेना और जीवन भर उसके बाद जो है। पहले कटोरा शब्द बहुत इस्तेमाल होता था, अब कम इस्तेमाल होता है, कुछ कारण है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है इसीलिए। कटोरा भीख मांगने वाला जो उसकी बात मैं बोल रहा हूँ, उस तरह का कि वो ज्यादा इस्तेमाल होता था। नहीं बोलते तेरे नाम बीच मांग ले कटोरा भीख मांग, इस तरीके का बहुत सारा हुआ था क्योंकि उस समय गरीबी बहुत था। अभी थोड़ा लोग के पास पैसा आ गया है। चलो फिर पूछ रहा हूँ, किसका सब बन गया हाथ खड़े करो। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो समझ लो मार के जो है हलवा पूरी टाइट कर देना चाहिए। तो व्हाट इज द पर्पस? इसमें सबसे पहला अभी बताया, पेमेंट बैंक कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। सही की गलत? गलत। तो जब स्टेटमेंट 2 है ही नहीं तो स्टेटमेंट 2 को छांटो, ये गया, ये गया, ये भी गया, बच गया सिर्फ बी। तो अगर आपको चारों नहीं भी पता है तब भी, अब कुछ लोग जैसे देखेंगे ना टॉपिक पेमेंट बैंक कहीं सुख पढ़ा ले रहे, तो तीनों तीनों नहीं आता है। छोड़, अरे एक स्टेटमेंट देखो, एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है, ध्यान दोगे तो। और मैं जितना बार बार चिल्ला के बोलता हूं, मेरे क्लास में जितना भी अटेंटिव रह के काम कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, एकदम गारंटी। सुनोगे ध्यान से, तो नहीं सुनोगे तो मरोगे, मरो। चलिए नेक्स्ट आते हैं उसके बाद। अब बाकी ये जो भी है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये क्वेश्चन आप बनाओगे, सीडीएस का है, 2018 का है ये क्वेश्चन आप बनाओगे, इसलिए पढ़ने के बाद आपको बनाना है क्योंकि बिना पढ़े वो नहीं बनाना। अब यहां है देखो, डिजिटल बैंक यूनिट दिख रहा है, ये खत्म करके चलेंगे इसको, 5-10 पेज और बाकी है, दिख रहा है ये? तो बोलो ना मुंह से बकार नहीं निकल रहा है। जानते हैं ना कैसे बोला जाता है गांव में? ठेठ भाषा बोलेंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा। किसी को लेट उठ रहा होगा तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे बैंक अगर ध्यान से देख रहे हो, बैंक का नॉर्मल बैंक बना, देख रहे हैं पूरा भीड़ है, कवाड़ा भीड़ है। यहाँ देखिए, यहाँ खाली है। तो डिजिटल बैंक जब बोलते हैं ना तो बहुत जन को लगता है अच्छा ये एक प्रकार का बैंक होगा। कुछ नहीं भाई, जो काम बैंक में होता है उसी काम को डिजिटली कर रहे हैं तो हो गया। आपको पासबुक प्रिंट करना है, मशीन होता है, जिसको नहीं पता होता है उल्टा का सीधा घुसा देता है, मैं वो चिल्ला रहा है कृपया सीधा घुसा है, कृपया सीधा, और ये जो है पासबुक मशीन खराब कर दिया। समझ रहे? पासबुक प्रिंटिंग खत्म, चेकबुक फिर डालने वाला मशीन है, चेकबुक वाले मशीन में डाल दिया एटीएम कार्ड, कुछ भी कर दिया। तो सर ये जो है कैश विथड्रॉल मशीन है, पासबुक प्रिंटिंग है, कैश डिपॉजिट मशीन है, चेक डिपॉजिट मशीन है। तो सर ये 2022 के बाद से लगभग हर जगह पे 75 लगभग डीबीयू डिजिटल बैंक यूनिट सेटअप किया गया। आरबीआई ने इसमें रूल्स बताया, यहाँ पे बोला गया कि ब्रांचलेस बैंकिंग का काम हुआ कि मतलब भीड़ में ज्यादा भी नहीं रहे, आराम से जाए काम कर लो। लेकिन हरामखोर बहुत जगह का जो ये मशीन है काम जो है नहीं करता है, समझ में आ रहा है? और वो करने नहीं पीछे के कारण भी आदमी होते हैं, जब नहीं एक बार कुछ होगा तो कस के ठठा देगा उसको 3-4 बार कि होते नहीं थे, और उसके बाद फिर जाएगा वो। तो अभी एक बहुत अच्छा सुविधा लाया गया है, कैमरा लगाया जाएगा अब इसके बाद से। बैंक में तो कैमरा होता ही है, लेकिन जो कैश में है और जो लोग उस तरीके के कुछ हरकत कर रहे हैं, अभी आरबीआई नहीं बोले, नहीं होता कि जब नहीं पैसा निकल रहा है तो कस को 2 बार मार देगा, तेरी का निकलत नहीं, 2-3 बार कस के ठोक के चुप चला है, उसमें क्या हुआ, उसका सॉफ्टवेयर ही हिल गया। समझ पा रहे? इसीलिए बहुत सारा जो है देख लेता है आदमी, जो गार्ड होता है ना एटीएम का बड़ी तेज होता है, वो देख लेता है कि इसको निकालने आ रहा है कि नहीं निकालने आ रहा है, तो करेगा जैसे लगेगा इसको निकालने नहीं आता है तो बोर्ड लगा देगा, सुविधा के लिए खेद है, पैसा इसमें नहीं है, वो लगा देता है। समझ रहे? मैं जितनी बार गया हूं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि मैं ये जो ब्रांच है कचहरी का वहां पे हमेशा लगाए रहा, सुविधा के लिए खेद है, और शटर नीचे आधा तक गिराए हुआ है, मैं आराम से खोलता हूँ, ऊपर जाता हूँ, बोर्ड हटाता हूँ, एटीएम लगाता हूँ, काम करके फिर बोर्ड लगा के चला आता हूँ। समझ में आया? वो बहुत प्रॉपर काम करता है, एकदम प्रॉपर। हम भी समझ गए थे वो क्यों किया हुआ है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इसलिए जब जाओ आराम से शटर उठाओ, जेन्युइन हो तो तुमको पता रहेगा, जेन्युइन नहीं रहोगे बेवकूफ रहोगे तो असुविधा के लिए खेता देख के आ जाओगे। वो इसलिए किया गया है, जिसको नहीं आता है उसके लिए किया गया, स्पेशली 4 बजे के बाद कर दिया जाता है, वो 4-5 बजे बैंक का जो टाइम है उसके बाद कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद
कोई फालतू वालतू कोई आया तूर तार के चला गया तो थोड़ा ध्यान रख लेना। हाँ तो तुम आप गलत नहीं बोल रहे, गलत थोड़ी बोल रहे। आप गांव में बताइए रोड गायब हो जा रहा है तो एटीएम का नहीं गायब हुआ, किसी जगह पर पूरा रोड गायब हो गया, नदी गायब हो गया, आप बताइए आप गांव अब वो बेचारा चोर गया, अब उससे कैश नहीं निकल रहा, कहा एटीएम में लेके चले, तो एटीएम ही लेके चलेगा। बहुत ऐसा थोड़ी पहली बार हुआ है। तो बात बनाने में तो आप लोग जानते ही आगे हैं, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको खत्म करना है भाई हमको, बाकी आपके बात से क्या ही है। तो देखो एक दो चीज है, इधर देख लो। नहीं मतलब आप, मैं मजाक में बोला हूँ, बात तो सही है यार। वैसे चोर तो मतलब चोर के लिए तो कोई ताला बना है नहीं, बना ना कभी बनेगा, वो तो समझदार के लिए बना है। आइए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेट, अच्छा हाँ इसको मुझे बताना है। कोऑपरेटिव बैंक में दो टाइप के, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और एक है रूरल कोऑपरेटिव बैंक। प्लीज इसको देख लो, ये मेरे बहुत काम का चीज है आपके लिए, इसलिए बताना है मुझे। इसको हेडिंग डालो कोऑपरेटिव बैंक, इसका डिफरेंस देख लो। एक तरफ है कॉमर्शियल बैंक दिख रहा है और दूसरी तरफ है कोऑपरेटिव बैंक। जो सुनो ना, दिख रहा नहीं दिख रहा है, इसमें बस कुछ दिमाग में रखो। पहला सीआरआर एसएलआर तो इसमें रखना ही पड़ता है, किसमें, कॉमर्शियल बैंक में। कोऑपरेटिव बैंक में भी रखा जाता है, बट इसमें कुछ चीजें जो है चेंज कर दी जाती है कि आपको कम या ज्यादा, उनके लिए नियम अलग होता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी होता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी होता है। जैसे बहुत सारा ऐसा नहीं है, जैसे पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक एक ही साथ मर्ज है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी बन सकता है। समझ में आ रहा है? दो राज्य को, बिहार एंड झारखंड कोऑपरेटिव बैंक, तो मल्टी स्टेट हो सकता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक में पहला चीज सेम कुछ होगा, इसमें है देखो क्या है, रेपो और एमएसएफ वाला काम होता है, यहाँ पे भी होता है, बट फिर कुछ जगहों पे नहीं भी होता है। पीएसएल लैंडिंग 40 से 75%, यहाँ सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए ही होता है। कौन लोग ले सकते हैं, एनीवन, यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस टू द मेंबर। कोऑपरेटिव बैंक के जो मेंबर है, कोऑपरेटिव बैंक में सबका खाता जल्दी खुलता भी नहीं है, मतलब इतना आसानी से खुलता नहीं है कोऑपरेटिव, उसमें कुछ अलग ही लोचे होते हैं, उसमें बहुत सारे। तो जनरली वो इसलिए लोचा लगाया गया है कि उन्हीं लोग को मिले जो उसके मेंबर पर्टिकुलर हो और सही लोगों तक पहुंचे, लिमिटेड सबको ना मिले। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी इसको मैं कल करवाऊंगा, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना, लेकिन मैं कल इसको करवाऊंगा। ये आपको दिख रहा है कोऑपरेटिव बैंक टाइप, देख लो, रूरल अर्बन दिख रहा है। रूरल में भी एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है। एक 2020 का क्वेश्चन है, इसलिए इसको करवाना है। इस जरा क्वेश्चन देखो तो समझ में आ रहा है कुछ, या कल ही करते हैं? चलो कल ही करते हैं, आ जाएंगे। यार ये काहे ऐसे काम कर रहा है, देखते जाओ जरा स्क्रीन पे, देखते जाना प्लीज। कुछ नाम है, खाली हेडिंग देखते जाना, मैं भगाते जा रहा हूँ, आप हेडिंग देखते जाना थोड़ा, जितना तक जाए। चलो अंतिम पहले आ जाते हैं, तब अंतिम से ऊपर जाएंगे, पता नहीं उल्टा काम कर रहा है। देखो अंतिम पेज पे आ गए, देख पा रहे हैं? अब अंतिम पेज पे आ गए, इसके बाद हम ऊपर आराम से जा रहे हैं। और आप कोशिश करना ये देखने का कि इसमें जितना भी कुछ है वो सब बहुत आसान आसान टॉपिक है, काफी आसान है, काफी आसान है। पहला है इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर, समझ में आ रहा होगा। एनबीएफसी नॉट अलाउड इन इंडिया, इस्लामिक बैंकिंग, इस तरीके का कुछ कांड था। ये सब काम का है नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार देख लीजिएगा। दूसरा एनएफसी शैडो बैंकिंग, प्रतिछाया बैंकिंग। प्रतिछाया बैंकिंग क्या होता है, ग्राहक सेवा केंद्र टाइप। सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो? उसके बाद निधि कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, इसको देख लेना है। एनबीएफसी बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग कंपनी के द्वारा रेगुलेट होता है। मैं इसलिए सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि आज हमारे लिए ये टॉपिक खत्म है, कल हम लोग दूसरे पे आएंगे। आपका पढ़ने का जिम्मेदारी आपका है। उसके बाद क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ये जो कंपनी है इसका मतलब सिंपल है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन का सिविल स्कोर के बेसिस पे जो आपको अलग अलग ऐप पैसा देता है, उसके लिए इस पे काम किया गया है। बाकी लोन बाजार, पैसा बाजार, ये सब आपको पता है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये वाला पूरा का पूरा पढ़ लेना है आज, ठीक है। गोल्ड लोन कंपनी में मुथूट फाइनेंस वगैरह आप जानते हैं थोड़ा बहुत, सुन पा रहे हो? तो बस मेन आपको एक काम कर लेना है बैंकिंग सिस्टम का। और आपसे निवेदन है कि ये वाला टॉपिक सुन लो ध्यान से, ना मैं उड़ाया हूं ना उड़ाने वाला हूं, आप खुद देख लो। इसमें कुछ भी बता लूंगा तो आपको रटना पड़ेगा, मैं कुछ भी ट्रिक लाऊंगा कर लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जब इस टाइप का टॉपिक होते हैं इसमें आप अपना फंसेंगे नहीं, आप रीड कर लोगे। कल कर लोगे क्या? नहीं हो तो एक दिन गैप ले लेंगे, अगर इस पर जरूरत पड़ेगा तो एक दिन गैप ले लेंगे। तबियत थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्या सुन पा रहे हो? तो बैंकिंग सिस्टम पीडीएफ भेज चुका हूं, कंप्लीट कर लीजिएगा। जो कंप्लीट कर लीजिएगा मुझे एक बार मैसेज डाल दीजिएगा ग्रुप में, जो पढ़ लीजिएगा ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सुनो ध्यान से, सुन लो, पढ़ ही लेना,
भले एक दिन आपको गैप मिल जाए, लेकिन आज ही के आज ही निपटा लेना उसको, मत वेट करना, नहीं तो फिर उसके बाद समझ में नहीं आएगा आपको। इसीलिए कम से कम ये वाला पढ़ के मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं कल। समझ में आ रहा है? अगर होगा तो एक दिन गैप ले लेंगे, भले खत्म कर लेंगे, देखते हैं क्या होता नहीं होता, लेकिन आप पढ़ लेना, गैप लेके सोना मत, पढ़ लेना। और बाकी जो लोग वीडियो इनकम्प्लीट किए मैं प्लीज देख लेना, बहुत जरूरी है। तो कल मिलते हैं, कल कंटेंट करेंगे, ठीक है।